A very very warm welcome to another session of One Shot series. आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. देखिए इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें है ना. चलो, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी नई चीजें, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. बट विद दिस वीडियो यू आर गोइंग टू बी सुपर डुपर सॉर्टेड विद दिस चैप्टर. बिल्कुल ईजी हो जाने वाला है और सिर्फ ये एक वीडियो देख करके अगले 1 घंटे में आप पूरा चैप्टर कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लोगे और रिवाइज कर लोगे. इसके बाद शायद बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन विथ मी. आई एम अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांत, होपिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग. Guys, what's up? Do tell me in the comment section. As you know, I love to hear from you. तो शुरू करते हैं आज का हमारा वन शॉट सेशन, जहाँ पे हम रिवाइज करेंगे पूरा पूरा राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. हम देखेंगे कि कैसे पूरे यूरोप में ये स्प्रेड आउट हुआ, कैसे रशिया में भी गया और फिर वहां पे एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई. ठीक है, चलो उसके पहले एक क्विक रिमाइंडर अबाउट द वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन, जिससे आपको मिलता है 100% नॉलेज एंड अश्योरेंस टू स्कोर 100% मार्क्स. बट हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चा क्लासेस जो है ना सारी की सारी लाइव है और अनलिमिटेड है. आप जितनी चाहो उतनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो. एट द सेम टाइम इन एवरी क्लासेस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन वेरी वेरी फन, अ लॉट ऑफ क्विजेस, फन क्विजेस एंड दैट ऑल्सो ऑफ हाई लेवल. इसी के साथ compete करने का मौका मिलता है विद स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. कोई कहीं पे भी बैठा हो, आप उसके साथ compete करके देख सकते हो where do you stand, how hard you need to work. At the same time, अगर कोई सेशन मिस हो गया, जो कि नेचुरल है भाई, इतनी सारी क्लासेस है, अनलिमिटेड है, एक दिन में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस तो अटेंड कर सकते हैं हम. तो जब क्लासेस मिस हो जाती है तो यार बड़ा बोरिंग लगता है कि यार अभी रिप्ले देखना होगा, टीचर से बात नहीं हो सकती, बाकी स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन नहीं हो सकता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, because the quizzes are going to give you the feel of a live session. बिल्कुल लाइव क्विजेस होंगी, आप लीडर बोर्ड्स पे आओगे बिल्कुल लाइव सेशंस की तरह. साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मास्टर टीचर्स की तरफ से. आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, क्लास टीचर्स, मास्टर टीचर्स सब मिलकर के कर देंगे और अमेजिंग टेस्ट एंड असाइनमेंट्स विल बी शेयर्ड विद यू. बट द बेस्ट न्यूज अकॉर्डिंग टू मी इज कि जितने भी माइक्रो सेशंस हैं और क्रैश कोर्सेज हैं, ये सब कुछ बिल्कुल एक्सेसिबल होता है आपके लिए फ्री में. इसका मतलब क्या है? लेस इज गोइंग टू बी मोर. हमें पैसे थोड़े से देने हैं और मिलेगा बहुत सारा बेनिफिट. Guys, if you actually do the calculation, it's only going to cost you 6 and 8 rupees respectively for 1 and 3 months. Like that's the most awesome thing I've heard. Where link given in description box में, it is also pinned in the comment section. ANKPRO मेरा कोड है, कोड लगाना मत भूलना, उसी के साथ मिलेगा बहुत सारा ऑफ. ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज. So we have already discussed about French Revolution in the first chapter. हमने पहले already French Revolution पढ़ा है. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी की पूरी सोसाइटी चेंज कर दी थी और ये रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस में नहीं आया था. इस रेवोल्यूशन की वजह से आसपास भी काफी चेंजेस आने लगे थे. पीपल हैड नाउ बिकम अवेयर ऑफ कि अच्छा ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, इसका यही है असर हो रहा है. फ्रांस से लोग जो है अब पूरे यूरोप में ट्रैवल कर रहे थे, उसकी आर्मी इधर उधर जा रही थी, बाकी लोग इधर उधर जा रहे थे और वो मैसेज स्प्रेड करते जा रहे थे. उसके साथ वो अपने साथ साथ ये आवाज लेकर जा रहे थे कि भैया आप अब जो है हमें नहीं दबा सकते हो मोनार्की से, अब हमें चाहिए कुछ ऐसा जिससे लोग पावरफुल बने. तो ये चेंजेस आ रही थी पूरे के पूरे यूरोप में. ठीक है, ये पूरा पूरा मैसेज जो है हर जगह स्प्रेड हो रहा था, आर्मी के थ्रू, नेशनलिस्ट्स के थ्रू, रेवोल्यूशनरीज के थ्रू. ये सारे लोग पूरे यूरोप में अब ये आइडिया स्प्रेड कर रहे थे. इसी के साथ पूरी की पूरी सोसाइटी एक पर्टिकुलर तरह से सेट थी. मोनार्क, दे वर यूज्ड टू मोनार्क्स, दे वर यूज्ड टू ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये हर एक चीज से अब लोग उभर कर वापस आ रहे थे एंड दे वर आस्किंग फॉर देयर राइट्स. अब लोग यूरोप में और एशिया में अपने राइट्स मांगने लगे थे, इंडिविजुअल राइट्स मांगने लगे थे. दे वर नॉट रेडी टू पुट अप विद द गवर्नमेंट, दे वर नॉट रेडी टू पुट अप विद मोनार्क्स. नो मोनार्की, नो डोमिनेंस एनीमोर.
दे वांटेड थिंग्स टू बी इंडिविजुअलिस्टिक, अब उन्हें अपना हक चाहिए था, ठीक है। एक नई अथॉरिटी सोशल पावर के लिए शुरू हो गई, डिस्कस करने लगे लोग क्रिटिसाइज करने लग गए जिस भी तरह का गवर्नमेंट आज के पहले एग्जिस्ट करा था, उन्होंने बोला कि अब हमें जो है नया तरह का गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये सिर्फ बच्चा यूरोप में या सिर्फ फ्रांस में नहीं हो रहा है, अब ये जो है न्यूज फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जगह जगह फैल रही है, एंड पीपल आर रिवोल्यूशनाइजिंग, पीपल हैड नाउ स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ नेशन स्टेट एवरीवेयर, ठीक है। हर जगह लोग जो है ना वो अब नेशन स्टेट की डिमांड करें, अब लोग जो है चाहे मोनार्की हट जाए, अब लोग चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जैसा कुछ आ जाए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय एंड रोजियो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि इसकी एक लहर आ चुकी है, इंडिया में भी इसका एक वेव आ चुका है, एक इन्फ्लुएंस आ चुका है। लोग बात कर रहे हैं कि कैसे न्यू अथॉरिटी फॉर सोशल पावर शुड कम अप, कैसे नई चीजें, कैसे नया सोशल पावर राइज होना चाहिए, ठीक है। और इसकी वजह से जितने भी चैलेंजेस थे सोसाइटी में, जितनी भी चीजें थी सोसाइटी में जो लोगों को सफर करा रही थी, अब लोग उससे उभर कर रीडेवलप करना चाहते थे, एंड डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज रीशेप द आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। अब ये सारे आइडियाज रीशेप होने लग गए, ठीक है। अब जो लोग हैं नई नई बातें करने लग गए थे, एंड द रिस्पॉन्स वॉज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स जो है कौन से हैं और कहां से हैं? बट जो पूरा सोसाइटी पहले तो सिर्फ तीन मेजर स्टेट्स में डिवाइडेड था, हमें पता है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, इफ यू कंसिडर अबाउट फ्रांस। रिवॉल्यूशन के बाद ये जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन था वो ब्रेक हो गया था, और अब नए तरह के लोग आ गए थे, अब आ गए थे कॉन्जर्वेटिव्स, अब आ गए थे रेडिकल्स, अब आ गए थे लिबरल्स, नेशनलिस्ट्स भी आए थे, उसके बाद सोशलिस्ट्स भी आए। बट ये थोड़ा आगे जाकर के होगा जब हम सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वेव ऑफ सोशलिज्म आया था। लेकिन नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट नाउ देयर वर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड लिबरल्स। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ 20th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, और सोशलिज्म जो है वो पूरे के पूरे यूरोप में, पूरे के पूरे उस कॉन्टिनेंट में, उस पूरे एरिया में कैसे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और पॉपुलर जो है रिवॉल्यूशन भी बन गया और इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी बन गया। इसी के साथ हम बात करते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स की। कौन थे ये लोग? बिगिनिंग विथ लिबरल्स, गाइस, एज द नेम सेज, लिबरल्स कौन हो सकते? जिन्हें लिबरलाइजेशन चाहिए, जिन्हें चाहिए फ्रीडम, ठीक है। तो इन लोगों को फ्रीडम चाहिए थी, बट किस चीज से चाहिए थी? देखो बच्चा, एक चीज याद रखना, फ्रीडम डजंट नेसेसरीली मीन इक्वालिटी। ये लिबरल्स जो थे, इन्हें फ्रीडम चाहिए थी, इन्हें इक्वालिटी नहीं चाहिए थी। दे डिड नॉट वांट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, इन्हें ये नहीं चाहिए था क्योंकि ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। they were not professing equality, they were only saying कि भैया हमें फ्रीडम चाहिए। जो आप कंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स है, ठीक है, डायनेस्टिक जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज है, मोनार्कीज है, इनसे हमें लिबरलाइजेशन चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हम अब एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एग्जिस्ट करना चाहते हैं। बट दे नेवर स्पोक अबाउट राइट टू वोट फॉर ऑल द पीपल। इन्हें नहीं चाहिए था कि हर एक इंसान को राइट टू वोट मिले। दे वर फाइन विद द फैक्ट कि जिनके पास प्रॉपर्टीज है सिर्फ उनको मिल रहा है, या फिर औरतों को नहीं मिल रहा है, इस बात से भी दे वर फाइन विथ इट। इन्होंने कभी प्रोफेस नहीं किया नहीं औरतों को बराबर दो, औरतों को भी ये हक दो। दे जस्ट वांटेड फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की, दे जस्ट वांटेड फ्रीडम फ्रॉम डायनेस्टिक रूलर्स। हाउएवर काफी सेक्युलर थे ये लोग, ठीक है। इनका रिलीजन को लेकर के ना कोई ऐसे जो है वो नहीं था कि नहीं 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 रिलीजन के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलीजन ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे गाइस रिलीजन को लेकर लोग बहुत पर्टिकुलर थे। एवरीवन वाज एक्चुअली प्रोफेसिंग वन और द अदर काइंड ऑफ रिलीजन। कोई एक पर्टिकुलर चर्च को सपोर्ट करता था, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, फ्रांस कुछ एक पर्टिकुलर चर्च को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह के लोग थे। हमने पहले भी देखा है, हम आगे भी देखेंगे, कई जगह कैथोलिक्स को सपोर्ट किया जा रहा था, कई जगह प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा था। तो वैसे जो है पर्टिकुलर रिलीजन्स को, पर्टिकुलर बिलीव्स को सपोर्ट किया जाता था। तो इन्होंने कहा नहीं, देखो ऐसा है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक चीज ना, यहाँ इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है, हर एक इंडिविजुअल का अपना हक है कि वो कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहता है वो करेगा, कौन सा रूल फॉलो करना चाहता है, किसको चाहता है कि वो उसके लिए रूल करे वो फॉलो करेगा। लेकिन ये इंडिविजुअल राइट्स हर एक इंसान के लिए वो नहीं लड़ते थे, ठीक है। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो आर्ग्यूड, बिकॉज दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड, द रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी इलेक्टेड, सो दे ऑल्सो आर्ग्यूड फॉर पार्लियामेंट्री एंड गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये लिबरल्स थे। उसी के साथ साथ थे रेडिकल्स। रेडिकल्स पूरी की पूरी दुनिया बदल देना चाहते थे, रेडिकली चेंज कर देना चाहते थे, ठीक है। इनको चाहिए थी इक्वालिटी। दीज वर द गाइज हु वर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। दे वांटेड राइट टू वोट फॉर एवरीवन, सारे, फॉर ऑल मेन एंड वुमेन एज वेल। इनको पूरी औरतों को और
आदमियों को, सबको लेकर के चलने वाले लोग थे ये, ठीक है। इनको चाहिए था कि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी से फॉर्म हो, यानी कि क्या, डेमोक्रेसी जैसा, डेमोक्रेटिक सेटअप जैसा होना चाहिए, जहां पे जो बाकी लोग जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट कर रहे हैं, वो ही बने, ठीक है। और इसीलिए ये लोग मेन एंड वुमेन सबको सपोर्ट कर रहे थे। दे वांटेड राइट्स फॉर एवरीवन। At the same time, they were opposing the privileges of great landowners and wealthy factory owners. Guys, एक और चीज याद रखना, liberals जो थे ना, they were not against the existence, I mean like, see, radicals were not against the existence of private property. जो कि liberals शायद उतने ज्यादा फेवर में नहीं थे, बट उसको लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपोज भी नहीं करते थे। बट radicals का था कि ठीक है, तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो ना, लोग अगर कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट उसकी वजह से लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन भी हो रही है तो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता था, अभी जो है कैपिटलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो रिच थे, मेन ऑफ फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, डिस्पाइट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, स्टिल हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इन देयर हैंड्स। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये इस पे बिलीव नहीं करते थे। देखो, इक्वालिटी की बात यहां भी हो रही है, प्रॉपर्टीज भी जो है वो सबके पास बराबर होनी चाहिए थी इनके हिसाब से। इसके पास भी बराबर हो, उसके पास भी बराबर हो, कुछ लोगों के हाथ में ही सारी प्रॉपर्टीज आकर अटक जाए, वो सोसाइटी में एक जो है उसका इक्विलिब्रियम बिगाड़ देती है, बैलेंस बिगाड़ देती है, और वो लोगों को एक्सप्लॉयटेशन पे लीड कराती है। तो ये उनके दिमाग में एक थॉट था जिसके अगेंस्ट वो रहते थे। और उसके बाद आते हैं हमारे कॉन्जर्वेटिव्स। कॉन्जर्वेटिव्स कौन होते हैं बच्चा? पीपल हु आर नॉट ओपन टू चेंज, राइट? नॉट ओपन टू चेंज, और पीपल हु आर इन जनरल कन्वेंशनल, है ना, ट्रेडिशनल लोग। तो ये वैसे ही है, हमारे कॉन्जर्वेटिव्स वही है, हमने देखा हुआ है, इनका नाम हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी पढ़ा हुआ है कि कुछ कॉन्जर्वेटिव्स थे हु वर नॉट ओपन फॉर द रेवोल्यूशन, हु वर नॉट ओपन टू दीस चेंजेस। हाउएवर, जब ये फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, उसके बाद उनके दिमाग में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे, ठीक है। लेकिन ये अभी भी रेडिकल्स और लिबरल्स की तरह उतने एडवांस, उतने प्रोग्रेसिव और इतना मेजर चेंजेस के लिए ओपन अप नहीं हुए थे। लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद अब इन्हें लग रहा था कि हाँ, सोसाइटी में कुछ चेंजेस आने चाहिए, सोसाइटी को थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होना चाहिए। लेकिन अगेन द आइडिया इन देयर माइंड वाज दैट ये चेंजेस जो धीरे धीरे हो रही हैं, ये आराम से होने चाहिए, बिल्कुल एकदम से आज आओ और पूरी की पूरी दुनिया बदल दो। दैट इज नॉट समथिंग दैट दे वर इन फेवर ऑफ। दे वांटेड दैट देयर their past, their existing systems had to be respected। जो भी उनके ट्रेडिशन है, जो भी कन्वेंशनल तरीका है, उसको रिस्पेक्ट करना है और धीरे 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 चेंज करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में जादू की छड़ी घुमाओ और सब ऊपर से नीचे कर दो। इसीलिए विद दिस आइडिया दे यूज्ड टू अपोज द रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब हमने देख लिया कि इतने तरह के आइडियाज आ गए, इतने तरह का रिवोल्यूशन चल रहा है, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग वो चाहते हैं, कुछ लोगों को चाहिए सेक्युलरिज्म, कुछ लोगों को चाहिए राइट टू वोट, कुछ लोगों को चाहिए राइट टू वोट ओनली फॉर द प्रॉपर्टी मैन, कुछ लोगों को चाहिए फॉर ऑल द मेन एंड वुमेन, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। अब इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज एंड टेक्स अगर होगा, सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा, तो नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत ही नेचुरल है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। 19th century defines the limits and potential of political tendencies। At the same time there were a lot of conflicts going on, जिसके साथ हमारे सोसाइटी में आया एक नया आइडिया which was of socialism। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज की बात करते हैं बच्चा। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का वेव चल पड़ा, ठीक है। लोग जो है यहाँ पे अलग अलग तरह से फैक्ट्री सेटअप करने लग गए। हमें एक बहुत ही ज्यादा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पे मेजर सोशल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस आती है। क्यों? क्योंकि अब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लोग विलेजेस से उठ करके अब पीपल वर कमिंग टू फैक्ट्रीज, पीपल वर कॉन्सेंट्रेटिंग एंड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द सिटीज। अर्बनाइजेशन होने लग गया था, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज लीड्स टू अर्बनाइजेशन। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन was leading to urbanization। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ अब होने लग गया था अर्बनाइजेशन। मेन, विमेन, चिल्ड्रन, एवरीवन फ्रॉम एवरीवेयर वर नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्रीज। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी उनके साथ आती जा रही थी। क्या प्रॉब्लम थी भाई? इतने लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब उनकी एक्सप्लॉयटेशन होना भी लाजमी है, ठीक है। तो इनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे, वर्क आवर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से होती थी बहुत सारी प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम क्यों है? अगर दे वर कॉम्पनसेटेड प्रॉपरली तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट वेजेस होती थी कम।
सो दीज टू थिंग्स विच वर इंटर रिलेटेड वर नॉट रियली टेकन केयर ऑफ। और ये जो अर्बनाइजेशन होने लग गई, इतने सारे लोग आने लगे, उसकी वजह से नई सिटीज आ गई, अर्बनाइजेशन सेटअप हुई जैसे मैंने आपको बताया, और नए इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हुए। रेलवेज भी बहुत बराबर चल रही थी जो कि रिवोल्यूशन को और ज्यादा हेल्प करती थी। बच्चा देखो, जब भी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कहीं का भी अच्छा होता है ना, तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बहुत ही इजीली हो पाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हमें समझ आ गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, हमें ये भी समझ आ गया कि एक चैलेंज था ऑफ वर्किंग आवर्स एंड ऑफ द वेजेस बीइंग पेड। बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? सो गाइस देखो, प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, लेकिन डिमांड ऑफ द गुड्स वर नॉट सो हाई। डिमांड्स थोड़े से लो थे। ठीक है, डिमांड्स लो थे तो प्रोडक्शन भी फिर धीरे धीरे गिरने लग गया। डिमांड्स अगर लो होंगे, प्रोडक्शन गिरेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करेगा, यानी कि कई सारे लोग जो है वहां पे उनके पास काम ही नहीं था। एंड द कंडीशंस दैट दे वर लिविंग इन, ठीक है, उनकी कंडीशंस वर आल्सो वेरी वेरी पुअर। ठीक है, ना प्रॉपर घर था, नो प्रॉपर हाउसेस, नो प्रॉपर हाउसेस, ना प्रॉपर वॉशरूम्स थे, ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन, guys I keep on saying sanitization because of this corona thing, okay, ना ही प्रॉपर सैनिटेशन सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल थे, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, और भीड़ तो बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग रैपिडली, लोगों के पास कोई भी इलाज नहीं था। लेकिन लिबरल्स और रेडिकल्स इस चीज को लेकर के काफी कंसर्न थे, दे रियली वांटेड टू वर्क टुवर्ड्स इट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि फैक्ट्रीज जो है ना वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में, फैक्ट्रीज वर इंडिविजुअली ओन्ड गाइस, इट वाज नॉट अ पब्लिक सेक्टर। जैसे आज की डेट में हमें कितनी सारी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट से रन दिखती है, वो उस टाइम रन नहीं की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, मोस्टली इंडिविजुअल्स यूज्ड टू ओन इट। इनफैक्ट दीस लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु वर मेकिंग एन एफर्ट टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द पीपल हु वर माइग्रेटिंग, जो चाहते थे कि एफर्ट्स ले और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वही कई सारे फैक्ट्रीज के ओनर्स थे। ठीक है, एट द सेम टाइम हमें देखने को मिलता है कि कई नेशनलिस्ट भी आकर के बात करें, नेशनलिस्ट नेशन स्टेट बनाने की बात करते थे, तो नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल सब मिलकर के लोगों को डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सिटीजंस डेवलप करेंगे, नेशन अपने आप डेवलप करेगा। एंड दे वर आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट जो उस टाइम एग्जिस्ट करता था। ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो चाहते थे अब नए तरह का गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना, जैसे कि गिउसेप मज़ेनी, इनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, हम आगे नेक्स्ट ईयर 10th में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने लिटिल इटली और ये सारी चीजों, जैसे एक नेशनलिस्ट थे, इन्होंने लिटिल इटली और ऐसे कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बना करके बहुत ही एक्टिवली जो है यूरोप में एक नए तरह का गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सोशलिज्म यूरोप में आया कैसे और सोशलिज्म होता क्या है। बच्चों देखो, अभी मैंने आपको बताया कि मोस्टली इंडस्ट्रीज जो थे वो प्राइवेटली ओन थे, राइट? सो यानी कि अ लॉट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर देयर। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा था, बट प्रॉब्लम यह है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड भी था। इट वॉज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली विथ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के पास ही प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती थी, है ना? और अब लोग सोचने लगे कि दिस इज द प्रॉब्लम, रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, कि भाई यही जो है, ये हमारी यही जड़ है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का। अगर ये प्रॉपर्टीज जो है ये सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में ना रहे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चा जब कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में प्रॉब्लम, जब सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है, वो खुद तो काम करते नहीं है, वो वर्कर्स से काम कराते हैं, और ये वर्कर्स ही जो काम कर रहे हैं उससे होता है सारा का सारा प्रॉफिट, उससे ही सारे के सारे पैसे आते हैं। लेकिन वो जब वर्कर्स से काम कराते हैं तो उनको प्रॉफिट मिल जाना है, उसके बदले में वो वर्कर्स को क्या देंगे? वो वर्कर्स को कुछ नहीं देंगे, थोड़े से पैसे देंगे, क्योंकि उनको चाहिए अल्टीमेटली प्रॉफिट। तो यहां पे बात आ जाती है पर्सनल गेन की। ठीक है, तो दे वर डूइंग एवरीथिंग बिकॉज दे हैड अ पर्सनल गेन ओवर हियर, दे वर नॉट डूइंग इट फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। welfare was not a concern, welfare of the society. So now people felt कि अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट चलता रहा तो ये लोगों के लिए अच्छाई के लिए नहीं काम करेगा, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेगा, तो हमें ये पूरा सिस्टम चेंज करना होगा। तो सिस्टम आया सोशलिज्म का। सोशलिज्म बात करता है कि जो भी प्रॉपर्टीज है वो इंडिविजुअल्स के पास नहीं होनी चाहिए, द प्रॉपर्टी शुड बिलोंग टू एवरीवन। अगर प्रॉपर्टीज हर एक इंसान को बिलोंग करने लगेगी तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट एक इंडिविजुअल का नहीं होगा, प्रॉफिट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन हु इज वर्किंग टू जनरेट द प्रॉफिट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड।
ठीक है, प्रॉफिट जो भी बन रहा है वो प्रॉफिट सबके बराबर में, जितना जितना जिसने भी काम किया है वो उसके हिसाब से उसको बराबर बराबर प्रोपोर्शनली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ क्या होगा, इसी के साथ जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, लोग पर्सनल गेन के लिए काम कराना खत्म कर देंगे। जब सबको सब कुछ बिलोंग करेगा तो सब कुछ अपने अपने और सबके भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम करने लगेगा। दैट वाज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ सिस्टम एंड कंडीशन ऑफ सोसाइटी इन विच मींस in which the means of production are owned and controlled by the state, which means the people of the state, not an individual. ठीक है, सोशलिस्ट कौन थे? पीपल हु वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिन्होंने कह दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन था कॉर्पोरेटिव्स। कॉर्पोरेटिव्स क्या होते हैं बच्चा? वही जहां पे प्रॉफिट जो है इट इज अर्नड बाय, दीज आर बेसिकली एसोसिएशंस, जहां पे सब लोग मिलकर काम करेंगे और जो जितना काम करे उसको उसके हिसाब से प्रॉफिट दे दिया जाएगा। किसी के पास भी इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होगी प्रॉपर्टीज की, और उसके लिए बाकी लोग काम करके प्रॉफिट जनरेट नहीं कराएंगे। ठीक है, तो यही जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू हुआ, ये इनिशिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग आए जिन्होंने शुरू कर दिया इस चीज पे काम करना, जैसे कि रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में अपना एक न्यू हार्मनी नाम से एक कोऑपरेटिव चलाना भी शुरू कर दिया। वहां पे लोग आकर के काम करने लगे और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भैया ये जो काम है ना, ये इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता है ना। पीपल लाइक लुई ब्लैंक इन फ्रांस वाज कमिंग अप। ठीक है, वो आकर के सीधा सीधा ये कह रहे थे कि ये जो इनिशिएटिव है ये अकेला बंदा नहीं ले सकता है, गवर्नमेंट विल हैव टू कम एंड पार्टिसिपेट अलोंग। सो दे क्लियरली सेड दैट द गवर्नमेंट्स विल हैव टू पार्टिसिपेट एंड मेक इनिशिएटिव्स। इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते हैं पूरा पूरा ये काम, जैसे कि रॉबर्ट ओवन हो गए, लुई ब्लैंक हो गए, ये लोग अकेले मिलकर के पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। और क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोफेसिंग इस चीज की होने लग गई, सोशलिज्म ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन द मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, उसी के साथ उनका आइडिया आया कि भाई अब जो है कम्युनिस्ट सोसाइटीज होनी चाहिए, सोसाइटीज कैपिटलिस्ट नहीं होनी चाहिए। अभी तक सोसाइटीज कैसी थी बच्चा? सोसाइटीज थी कैपिटलिस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली मींस कैपिटलिज्म। दूसरा एक फॉर्म है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब भी एग्जिस्ट करेगी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जब भी एग्जिस्ट करेगा कैपिटलिस्ट का आप जो समझ सकते हो डोमिनेशन। तो उन्होंने कहा कैपिटलिज्म को हटा करके हम क्या ला सकते हैं? हम ला सकते हैं कम्युनिज्म। और दो लोग थे जो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते थे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। ठीक है, इन लोगों को तो आप ऐसे समझ लो कि दीज स्पेशली कार्ल मार्क्स वाज द फादर ऑफ आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, इनके बारे में आप बहुत आगे पढ़ोगे, इनके बारे में अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने सीधा कहा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है कम्युनिस्ट सोसाइटी। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना था कि सोसाइटी जो है इंडस्ट्रीज से अगर रिलेटेड है, ठीक है, इंडस्ट्रीज का सिंपल सा मतलब है, इंडस्ट्रीज मींस कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट्स। ठीक है, उनका सीधा सीधा ये क्लैरिटी उनके दिमाग में बिल्कुल आई हुई थी। ठीक है, ये दैट इज समथिंग दैट ही वाज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट। अब उन्हें पता था कि अगर ये कैपिटलिस्ट है, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, तो उनके लिए प्रॉफिट कौन बना रहा है? प्रॉफिट बना रहे हैं वर्कर्स। वर्कर्स काम कर रहे हैं और प्रॉफिट उनका बनता जा रहा है, लेकिन वर्कर्स जो इतना काम कर रहे हैं उनके कंडीशंस इंप्रूव नहीं हो रही हैं। ठीक है, कंडीशंस वर वेरी वेरी बैड, कंडीशंस वर बैड। चाहे वो वर्किंग आवर्स के टर्म में ले लो, चाहे वो वेजेस के टर्म्स में ले लो, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड्स के टर्म्स में ले लो। क्यों? क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो थी वो अक्यूमुलेटेड थी कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में, और वो उन प्रॉपर्टीज को रूल कर रहे थे और वो अपना प्रॉफिट वहां से अर्न कर रहे थे। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि वर्कर्स को जो है एक रैडिकल मूवमेंट करना होगा, दे विल हैव टू रिवोल्यूशनाइज एंड दे विल हैव टू कम एंड ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट्स। ठीक है, उनको कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना होगा एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास है वो आए और उनसे वो छीनकर फेंक दे। एंड ही बिलीव दैट दे विल बी एबल टू डू इट विक्टोरियसली, बहुत ही आराम से दे विल बी एबल टू attain victory on this, attain triumph on this, and they will be actually able to gain victory on this idea. ठीक है, उन्होंने कहा कि आओ और इसको फटाफट फेंक दो। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका कैपिटलिज्म चलता रहेगा और लोग डोमिनेट होते रहेंगे, एंड दिस इज नॉट हाउ सोसाइटी शुड वर्क। ही पर्सनली बिलीव दैट कम्युनिस्ट सोसाइटी जहां पे सब कुछ लोगों को बिलोंग करे वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में यही जो चीज है यही नेचुरली चलने वाली थी। दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स पर्सनली बिलीव्ड। सो ही वाज क्लियरली सेइंग कि ये जो भी प्रॉफिट्स हैं ये एक आराम से प्रोपोर्शनली डिवाइड होने चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल के पास सब कुछ नहीं होना चाहिए, सारे वर्कर्स को ये प्रॉपर्टीज बिलोंग करनी चाहिए और जितना वो काम करेंगे उसके हिसाब से उन्हें प्रॉफिट हो जाना चाहिए। तो बच्चा 1870s के आगे हम देखते हैं कि ये आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो है वो काफी ज्यादा आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड होने लग गया। ठीक है,
इनफैक्ट इंटरनेशनली इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया कि नेशनलिस्ट और ये जो लिबरल्स रेडिकल्स ये सारे लोग थे, ये अब अपने एफर्ट्स को ना कोलैबोरेट करना चाहते थे, एक साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी भी बना दी जिसका नाम इन्होंने रख दिया सेकेंड इंटरनेशनल। इस बॉडी के थ्रू अलग अलग जगह से ये कोऑर्डिनेट करने लगे, कहीं फ्रांस में कुछ हो रहा है, कहीं यूरोप में कुछ हो रहा है, यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कुछ हो रहा है, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग वेरी वेरी एक्टिवली, और यही जो है अब फ्लो हुआ रशिया में भी। इसी के साथ शुरू करते हैं अब हम बात रशियन रिवॉल्यूशन की, ठीक है। सो इन द रशियन रिवॉल्यूशन व्हेन इट स्टार्टेड, इट डिड नॉट जस्ट स्टार्ट रैंडमली, बिल्कुल अचानक से शुरू नहीं हो गया। हमने देखा है कि कैसे हर जगह सोशलिज्म का आइडिया फैल रहा था, राइट। कई सारे एसोसिएशंस बन गए थे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि सेकंड इंटरनेशनल फॉर्म हो चुका था, ठीक है। अब ये सेकंड इंटरनेशनल क्या कर रहा था, ये जगह 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 लोगों के साथ कोलैबोरेट करके अलग अलग कैपेसिटी में काम कर रहा था, ताकि लोगों को बेटर वर्किंग आवर्स मिल सके, ताकि उनके वेजेस इंक्रीज हो सके, ताकि उनके वर्किंग कंडीशंस बेटर हो सके, ठीक है। सो द एसोसिएशन हैड स्टार्टेड वर्किंग आस्किंग फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और अब ये पॉलिटिकली भी एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है। जैसे कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ कोलैबोरेशन हो गई थी, कई सारी जगह ट्रेड यूनियंस फॉर्म हो गए थे, सोशलिस्ट्स की यूनियंस एंड एसोसिएशंस फॉर्म हो गए थे, जो कि अल्टीमेटली लेबर पार्टी भी बन गया कई सारी जगह, ठीक है। फाइनली इन लोगों ने मोनार्की मिलकर के गिरा दी, ठीक है, फरवरी 1917 में। कहां पे? रशिया में। बचा तो अब बात करते हैं रशिया के सिनेरियो की। पहले हम समझ लेते हैं कि कैसी हालत थी रशिया की, ठीक है। यहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल था, मोनार्की थी एक सर्टेन समय तक। उसके पहले किसका रूल था? जार निकोलस द सेकंड, ही यूज्ड टू रूल रशिया, एंड रशिया वाज अ बिग बिग एम्पायर, ठीक है। बट उसके बाद ऑफ कोर्स वहां पे भी मोनार्की गिरी एक टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली 1917 से पहले जो है हमारा रशिया मोनार्की में मोनार्की हुआ करता था, फिर वहां पे मोनार्की गिर गई, वहां पे शुरू हुआ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन एक्चुअली बीच में है, फरवरी 1917 से लेके अक्टूबर 1917 के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए उसे हम रशियन रिवॉल्यूशन की तरह समझते हैं और बुलाते हैं, ठीक है। फाइनली जो है रशिया आपका 1914 के पहले मोनार्की था, उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर में क्या प्रॉब्लम हुई, देखिए वर्ल्ड वॉर के पहले रशिया वाज अ ह्यूज एम्पायर, बहुत सारी चीजें थी वहां पे, मतलब बहुत सारे कंट्रीज थे प्रेजेंट। फिनलैंड ले लो, आप आर्मेनिया ले लो, जॉर्जिया ले लो, यूक्रेन ले लो, बेलारूस ले लो, पोलैंड की भी कुछ सारे हिस्से, ये सारी चीजें रशिया में हुआ करती थी। तो बड़ा सा एम्पायर था और सबका एक ही राजा था, ठीक है, राजा द जार निकोलस सेकंड। जार का मतलब किंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर रिलीजन थे, सोशल डिविजन एग्जिस्ट करता था। मेजर रिलीजन जो है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे रिलीजन थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, कैथोलिक्स, ऑल ऑफ दीज पीपल यूज्ड टू एग्जिस्ट इन रशिया। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी। बच्चा ज्यादातर लोग यहाँ पे ना एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। 85% लोग जो थे एग्रीकल्चर से ही अपनी अर्निंग चलाते थे। लेकिन एग्रीकल्चर में अगर इतने लोग जुड़े हैं तो ऑब्वियसली ग्रेन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते थे। उनके अपने नीड्स के साथ साथ बाकी जगह पे सेल करने के लिए भी उनके पास काफी होता था, और इसलिए रशिया जो था बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसी जगह है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे बहुत कम हुई थी। इंडस्ट्रीज थी लेकिन वो छोटे छोटे पॉकेट्स में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में एग्जिस्ट किया करती थी, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी। ज्यादातर क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे जो कि पैरेलली इंडस्ट्रीज के साथ काम करते थे, और जो कि बराबर या उससे ज्यादा इंडस्ट्रीज से ज्यादा प्रोड्यूस किया करते थे, प्रोडक्शन उनके एंड पे ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन ऑब्वियसली फैक्ट्रीज भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1890s में बहुत सारे फैक्ट्रीज सेटअप होने लगे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने लग गया था, बाहर से पैसा आने लग गया था, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो फैक्ट्रीज सेटअप होने लग गई, और ये सारी चीजें भी बढ़ती गई। बट ये फैक्ट्रीज कैसी थी? दीज फैक्ट्रीज गाइज वर ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स, ठीक है। 1 सेकेंड, या ये जो थी फैक्ट्रीज दे वर प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये फैक्ट्रीज वर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज। हाउएवर गवर्नमेंट यूज्ड टू मॉनिटर, गवर्नमेंट यूज्ड टू मॉनिटर, क्या मॉनिटर करती थी कि भैया आप जो मिनिमम वर्किंग वेजेस है, ठीक है, मिनिमम वर्किंग वेजेस वो दे रहे हो या नहीं, वर्किंग आवर्स सही है या नहीं। लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी कितना ही मॉनिटर करेगी, रूल्स तब भी तोड़े जा रहे थे। कई सारी जगह पे 11-12 घंटे से ज्यादा लोग काम करते थे, 15-15 घंटे तक काम करते थे, उनको वहीं पे रखा जाता, रूम से लेकर के डॉर्मेट्रीज इस तरह के सेटअप में उनको रखा जाता, प्रॉपर उनके पास सैनिटेशन नहीं था, अगर उनको कहीं वॉशरूम जाना है तो उतर करके दूसरी तरफ कहीं वॉशरूम जाना पड़ता। तो ये सारे हार्डशिप्स वर्कर्स को बहुत ज्यादा फील करनी पड़ती थी। उसके ऊपर से अभी हमें पता है कि रेलवे नेटवर्क भी जो एक्सटेंड हो रहा था, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियसली आगे बढ़ती जा रही थी, साथ ही साथ कोल प्रोडक्शन भी डबल हो गया था और आयरन एंड स्टील आउटपुट जो है वो तो क्वाड्रुपल्ड हो गया था, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया था बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम बात करें वर्कर्स की सोसाइटी कैसी दिखती थी, तो बच्चा वर्कर्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, और ये डिवीजन किस बेसिस पे था, ये डिवीजन इस बेसिस पे था कि वो कितने स्किल्ड हैं, क्योंकि उनके स्किल के बेसिस पे उन्हें काम दिया जाता था, उसी के हिसाब से उनके वेजेस भी डिटरमाइन हुआ करते थे, उसी के हिसाब से उनका नेचर ऑफ वर्क, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब कुछ डिटरमाइन हुआ था, और इसी बेसिस पे उनके सोशल ग्रुप्स में डिवीजन भी किया गया था। ठीक है, अगर बात करें मेटल वर्कर्स की, तो ये जो है सबसे ज्यादा हाईली पेड वेज वर्कर्स थे, और इसीलिए इनको एरिस्टोक्रेट्स भी कहते हैं ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो हो गया यहाँ पे। अगर हम बात करें विमेन की, ठीक है, हमने मेन की बात कर ली, अगर हम बात करें विमेन की, बच्चा विमेन वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, कम से कम 31% आपका जो पॉपुलेशन है ऑफ द वर्कर्स वर ऑफ विमेन, लेकिन उनके वेजेस जो हैं वो मेन से कम हुआ करते थे। दैट इज द सैड पार्ट। ठीक है, उनके वेजेस जो है मेन से कम हुआ करते थे। अगर हम बात करें इन डिविजन्स की, जो ये सोशल डिविजन था, ये हमें लोगों की ड्रेसिंग में, ठीक है, ड्रेसिंग और यूनिफॉर्म्स में भी नजर आने लग गया था, मतलब वो क्लियरली दिखाते थे कि भैया हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम द वर्कर्स आल्सो स्टार्टेड फॉर्मिंग एसोसिएशन टू हेल्प ईच अदर। तो ऐसा था बच्चा कि ऑल्दो सोशल डिवीजन थे, लेकिन एसोसिएशन था, दे वर आल्सो यूनाइटेड। चाहे कितने भी डिविजन्स क्यों ना हो, अगर किसी भाई को जरूरत है तो सारे वर्कर्स भाई खड़े होते थे और साथ में स्ट्राइक भी किया करते थे। दिस इज वन चेंज दैट वी हैव सीन। एट द सेम टाइम अगर बात करें कंट्री साइड की, ठीक है, ये वर्कर्स जो है कहां पे थे, वर्कर्स ऑब्वियसली अर्बन एरियाज में थे, क्योंकि अर्बनाइजेशन वहीं हो रही थी ना, इंडस्ट्रीज जहां पे थी वहां पे अर्बनाइजेशन हो रही थी, लोग ज्यादा से ज्यादा मूव कर रहे थे, सिटीज ग्रो कर रही थी, टाउन्स ग्रो कर रहे थे, विलेजेस ग्रो कर रहे थे, और बड़े बड़े सिटीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, अर्बनाइजेशन हो रही थी, पॉपुलेशन जहां पे ग्रो कर रहा था। अगर अब हम बात करते हैं कंट्री साइड में क्या रहा था, गांव जंगल जो आपके मतलब गांव की तरफ, रूरल एरियाज, द कंट्री साइड, व्हाट वाज हैपनिंग, तो बच्चा कंट्री साइड में यूजुअली पेजेंट्स ज्यादा हुआ करते थे। नाउ दीस पेजेंट्स वर आल्सो डिवाइडेड सोशली, उनका भी एक सोशल डिवीजन था, कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे, कुछ लेबरर्स की तरह काम करते थे, खुद जो थे कुछ वो खुद कैपिटलिस्ट थे, कुछ लोगों को हायर किया करते थे। तो ये सारे डिवीजन हमें वहां भी देखने को मिलता है। लेकिन एक मेजर चीज जो हमें देखने को मिलती है कि जो लैंड ओनर्स थे ना, वो मोस्टली नोबल्स थे। ठीक है, नोबल्स के पास ही ज्यादा से ज्यादा जमीन हुआ करती थी, नो मैटर इफ इट इज अ रिच पेजेंट और अ पुअर पेजेंट, दे हैड टू पे सम काइंड ऑफ रेंट एंड विच दे वर नॉट इन फेवर ऑफ। यूरोप में अगर फ्रांस की बात करें, वहां के पेजेंट्स काफी अलग हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ के पेजेंट्स काफी डिफरेंट थे उन लोगों से। ये बिल्कुल भी उतने डोसाइल और सबमिसिव नहीं थे कि भाई दबा दो तुम और हम दब जाएंगे। दीज गाइज यूज्ड टू एब्सोल्युटली हेट द नोबिलिटी, जो कि हमारा यूरोप में, फ्रांस में, ये सारी जगहों पे हमने नहीं देखा है। वहां पे जो लोग थे पेजेंट्स, दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट द नोबिलिटी एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे यूज्ड टू वर्क फ्रॉम देम। यहाँ लोग मजबूरी में उनके लिए काम किया करते थे, एंड इन फैक्ट दे यूज्ड टू क्लियरली प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम, दे इवन यूज्ड टू गो अहेड, रिवोल्ट अगेंस्ट देम एंड मर्डर देम। उनका मर्डर भी कर देते थे, क्योंकि वो लोग जो थे उन्हें जमीन लोकल पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं मिली थी, उन्हें मिली थी कैसे, जार के लिए, किंग के लिए काम कर करके उनसे एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड उन्होंने जमीन रिसीव की थी। तो इन लोगों को लगता था कि भैया हम तुम्हें जो मुफ्त में मिल गया उसके लिए हम क्यों रेंट पे करें, तुम्हारी जमीन जो है वो हमें बिलोंग करनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए। और इसीलिए दे यूज्ड टू गो अगेंस्ट देम, दे इवन यूज्ड टू मर्डर देम। इनफैक्ट ये काफी ज्यादा कॉमन हो गया था 1902 से लेकर के 1905 में। 1902 में कुछ पार्ट्स में थे, 1905 में ओवरऑल पूरे रशिया में हमने देखा है कि मास किलिंग ऑफ द लैंड ओनर्स होने लग गई थी बाय द पेजेंट्स, ठीक है, नोबल्स की। एट द सेम टाइम गाइस, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग किया करते थे ये लोग, दे यूज्ड टू पुल इन ऑल देयर लैंड टुगेदर। जितनी भी जमीन थी ना, ये सब इकट्ठा ले आते थे,
ठीक है, कभी कभार, हर बार नहीं, पीरियोडिकली ये क्या करते थे, सारी जमीन इकट्ठा ले आया करते थे, और जो इनका वेज होता था, जो इनका कम्यून होता था, जैसे मीर कहते हैं, ठीक है, वो ये आपस में डिवाइड कर लिया करते थे, जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से, जिसने जितना काम किया है, जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से। इफ यू सी, दिस वाज ऑलरेडी सोशलिस्ट इन नेचर। सोशलिज्म यही तो बोलता है कि सब कुछ साथ में ले आओ और जिसने जितना काम किया उसके हिसाब से डिवाइड कर लो। अब बात करते हैं सोशलिज्म इन रशिया की। देखिए, यहाँ पे जब तक मोनार्की थी, सारे पॉलिटिकल पार्टी जो थे वो इलीगल घोषित कर दिए गए थे। 1914 तक हमें पता है मोनार्की थी, ठीक है, रशिया, लेकिन फिर भी वहां पे सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फाउंड कर ही लिया गया था 1898 में, ठीक है। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। तो इसके थ्रू ये लोगों को कन्विंस किया करते थे, स्ट्राइक्स वगैरह किया करते थे, लोगों को मोबिलाइज किया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि लोगों को, मोस्ट ऑफ द सोशलिस्ट जो सोसाइटी में थे, उन्हें ऐसा लगता था, दे यूज्ड टू बिलीव कि पेजेंट्स जो है वो नेचुरल वर्कर्स है। हमने अभी देखा कि वो कैसे अपने लैंड को डिवाइड कर लिया करते थे, मीर को डिवाइड कर लिया करते थे, लैंड को पुल इन टुगेदर कर लिया करते थे। उन्हें लगता था कि एक नेचुरल स्टेटस ऑफ सोशलिस्ट इन लोगों ने पहले से ला करके रखा है, तो दे आर गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। दे यूज्ड टू फील दैट द पेजेंट्स will be the driving force of socialism, ठीक है, driving force of socialism, ठीक है। इसलिए ये लोग चाहते थे कि इन लोगों के साथ, ये सोशलिस्ट बहुत ही एक्टिव थे कंट्री साइड में, एंड दे वांटेड टू वर्क विद द पेजेंट्स एंड मेक इट हैपन, ठीक है। क्या करना चाहते थे ये, दे वांटेड देम टू बी द ड्राइविंग फोर्स एंड दे वांटेड देम टू अचीव, दे वांटेड द लैंड्स ऑफ द नोबल टू बी डिवाइडेड इन द पेजेंट्स, दे वांटेड द राइट्स ऑफ द पेजेंट्स टू बी अचीव्ड एंड फुलफिल्ड। उन्हें चाहिए था कि उनका सारा हक मिल जाए, उनका सारा रेंट हटा दिया जाए, जो भी नोबल्स की लैंड है वो आकर के पेजेंट्स को दे दिए जाए। लेकिन एक बंदा था जो कि इस चीज से बिल्कुल डिसअग्री करता था, वो था आपका लेनिन, ठीक है। उन्होंने बोल दिया, व्लादिमीर लेनिन ने बोल दिया कि भैया पेजेंट्स के साथ ये नहीं किया जा सकता है। नाउ व्हाई डिड ही यूज्ड टू फील दैट, ही फेल्ट दैट पेजेंट्स वर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप, दे हैड देयर ओन डिफरेंसेस, ठीक है। उनके बीच में अपना खुद एक डिफरेंशिएशन था, उनके बीच में आपस में ही भेदभाव था। कैसे भेदभाव था बच्चों, देखो आपस में कैसे भेदभाव था, क्योंकि वो कई सारे रिच थे, कई सारे पुअर थे, कई सारे लोग दूसरों के लिए काम करते थे लेबरर की तरह, कई सारे लोग दूसरों को लेबरर की तरह रखते थे, खुद कैपिटलिस्ट की तरह काम करते थे, क्योंकि उनके पास इतना जमीन, इतने पैसे थे, तो आपस में ही बहुत डिफरेंशिएशन था। अब ऐसे हालत में कैसे हो सकता है कि ऐसे लोग ड्राइव करें जो आपस में इतने यूनाइटेड नहीं है, जो सेम फ्रंट पे स्टैंड नहीं करते, तो दे कांट बी अ पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। उन्हें ऐसा लगता था लेनिन को कि एट दिस टाइम जैसे सोसाइटी बनी हुई है आपकी वहां की रशिया की, उन्हें ऐसा लगता था कि ज़ारिस्ट रशिया यानी कि किंग के साथ जो रशिया सेटअप है, वहां पे पार्टी शुड बी एब्सोल्युटली डिसिप्लिन, सब लोगों को बहुत डिसिप्लिन होना होगा। उनको नंबर्स और क्वांटिटी जो उनके मेंबर्स के हैं, कहां पे, पार्टीज में, ये सारे पार्टीज में जो मेंबर्स हैं उन्हें वो कंट्रोल करके रखना होगा। इट शुड बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, कोई भी आकर के पार्टी में एवे ही नहीं घुस सकता है, आपको देखना होगा कैसे लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ हैज टू बी मेंटेन। हाउएवर देयर वर फ्यू अदर्स जिन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लाइक जर्मनी, इट शुड बी ओपन टू ऑल। भैया सारे ही रशियन से जितने भी लोग हैं आकर के अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए। इसी बेसिस पे हमने देखा कि एक डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज आ गई, ठीक है, एक डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजी आ गई ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो गई, different strategies. Now these different strategies led to two different divisions of the party, ठीक है। एक था आपका बोल्शेविक्स and the other one was मेंशेविक्स, ठीक है। बोल्शेविक्स ही लेनिन लीड कर रहे थे, मेंशेविक्स थी दूसरी पार्टी जो बन गई थी, ठीक है। अब इनके आइडियोलॉजीज में क्या डिफरेंट था बच्चों, बोल्शेविक्स मेजॉरिटी ग्रुप थी, ज्यादातर लोग यहीं पे फॉल करते थे, एंड इट वाज लेड बाय लेनिन। मेंशेविक्स माइनॉरिटी ग्रुप हो गया, लेस नंबर ऑफ पीपल यूज्ड टू
फॉलो दिस, ठीक है। ये मार्टोव लीड करते थे। अगर आप बात करें तो दे वर कमिटेड टू मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पूरी पूरी सी यहाँ पे फॉलो होती थी। यहाँ पे compete at elections थोड़ा सा डिफरेंस था, they wanted to compete through elections, waiting for the revolution। ये लोग कुछ बड़ा करना चाहते थे, they wanted to just have some big revolution, जो कि मेंशेविक्स नहीं कर रहे थे। ये लोग इलेक्शन के थ्रू पार्टी में आकर के, सिस्टम में आकर के उसको चेंज करना चाहते थे। रिवोल्यूशन उनके दिमाग में एज सच नहीं था। एट द सेम टाइम बोल्शेविक्स बिलीव्ड अ टाइट निट ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज। उन्हें लगता था कि नॉट एवरीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, नॉट एवरीवन कैन बी अ पार्ट, बट मेंशेविक्स बिलीव्ड इन राज पार्टी ऑफ एक्टिविस्ट्स। उन्हें लगता था जो भी आना चाहता है, जैसे भी आना चाहता है, उसे ले आओ, हर एक इंसान हिस्सा बन सकता है यहाँ का, ठीक है। अब बात करते हैं टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवोल्यूशन। तो बच्चा अब ऐसा है कि 20th सेंचुरी में रशिया वॉज अंडर ऑटोक्रेसी, हमें पता है मोनार्की था, यहाँ पे मोनार्क था, we had a monarch over here, right? And Tsar was not a subject to the parliament. पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं था वो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, पार्लियामेंट अगर थी भी, कुछ बोले भी, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बाकी लोग इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थे। द लिबरल्स were not in support of that, not in support, they wanted this to end, okay? एंड करना चाहते थे वो इस सेटअप को, इसलिए सारे लोग मिलकर के इसके अगेंस्ट जो है रिवोल्ट करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, अपनी जो है एक्नॉलेजमेंट उससे विड्रॉ कर रहे थे और दिखा रहे थे कि हमें ये पसंद नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक, सोशल रिवोल्यूशनरीज, पेजेंट्स, वर्कर्स, ये सारे लोग कर रहे थे। एट द सेम टाइम दे वर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट्स ऑफ पोलैंड एंड मुस्लिम्स जो वहां रहते थे वो भी बहुत बड़े नंबर में थे। ये थे जैडिडिस्ट्स, ठीक है। इन्हें द मुस्लिम क्राउड, द मुस्लिम मेजॉरिटी जहां पे थे, ये लोग भी सपोर्ट कर रहे थे एंड दे वर आल्सो अगेंस्ट द जार। ये चाहते थे कि राजा और मोनार्की हट जाए, और यहीं से शुरू हुई रिवोल्यूशन ऑफ 1905 व्हिच डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा अगर राजा को रहना है तो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी होगी या एक पार्लियामेंट बनाना होगा और इसे जाना होगा, राजा को जाना होगा, ठीक है। अब उसी समय क्या हुआ, ये साल जो है 1905 वो काफी बुरा रहा रशिया के लिए, और इसीलिए शायद रेवोल्यूशन शुरू भी हुआ। रशियन वर्कर्स के लिए काफी बुरा टाइम था क्योंकि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्रीज्ड। जितने भी अकोमोडेशंस थे, कमोडिटीज थी, नॉट अकोमोडेशंस के, सॉरी, जितने भी कमोडिटीज थे, गुड्स थे, सर्विसेज थे, उनके प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वेजेस भी तो बढ़नी चाहिए भाई, महंगाई बढ़ रही है तो तुम्हारे वेजेस बढ़ने चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो पहले 100 रुपए में मिलता था अब वो तुम्हें 150 रुपए में, 200 रुपए में मिल रहा है। इफ देयर वाज समथिंग दैट यूज्ड टू बाय इन 100 रुपीस, नाउ यू वुड हैव टू पे 200 रुपीस फॉर दैट। यू नीड मोर मनी, यू नीड टू अर्न मोर मनी टू इंक्रीज टू बी एबल टू बाय दोस थिंग्स। आपकी कैपेसिटी को, एबिलिटी टू बाय, परचेज थिंग्स, यू नीड टू कीप इट इंटैक्ट। बट वेजेस घटती जा रही थी, पैसे जो उन्हें मिलते थे वो घटते ही जा रहे थे, डिक्लाइन करते जा रहे थे। इनफैक्ट वेजेस जो है 20% से डिक्लाइन करके, एट द सेम टाइम अचानक से ये लोग एसोसिएशन बनाने लगे थे, ठीक है। वर्कर्स जो है अब एसोसिएशन और यूनियंस बनाने लगे थे बिकॉज दे न्यू दे हैड टू सपोर्ट ईच अदर। हमने शुरू में ही देखा है, ठीक है। अचानक से 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स को निकाल दिया गया। उन्हें कहा बेटा तुम निकलो, हम तुम्हें काम नहीं देंगे। अब सारे के सारे लोग जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए विद दिस डिसमिसल ऑफ दीज 4 मेंबर्स रैंडमली, एंड दे कॉल्ड फॉर व्हाट यू से, They said now this is asking for a revolution। हमें सब लोगों को मिलकर के इंडस्ट्रियल एक्शन लेना है और हम सब लोगों को मिलकर के जाना है और अब स्ट्राइक करनी है। अब ये सारे लोग मिलकर के आ गए स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है। और क्या करने लगे, सेम डिमांड से कि भैया हमारा जो वर्किंग आवर्स से कम कर दो, हमारा कंडीशन इंप्रूव कर दो, हमारे वेजेस बढ़ा दो। तो सारे मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। तो हमने देखा कि मेंबरशिप ऑफ ये जो एसोसिएशन थे बढ़ने लग गए थे, सारे मेंबर्स पार्ट होने लगे थे। क्यों? क्योंकि इसीलिए जैसे कि ये 4 मेंबर्स को जब निकाला गया असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स से, तो कैसे सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे इसी चीज को बढ़ाने के लिए। गाइस, अ क्विक अनाउंसमेंट अबाउट द वेदांतु लॉन्च ऑफ टारगेट एम्स ऑफ 2021 एंड 2023। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली विद वेदांतु। 21 दिसंबर से लेकर के 30 जैन तक चलने वाला है। रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ सामने दिया हुआ है, मेक श्योर टू एनरोल, ठीक है। अब जो है उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, इससे हम कहते हैं ब्लडी संडे। 4 लोगों ने आपका जो है वो शुरू किया, ठीक है। डिसमिस हो गए, सारे लोग गए, बोले कि भैया हम इनके साथ सिंपैथाइज करते हैं, हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं ये लोग। उसके साथ 110,000 वर्कर्स, 1 लाख, आपका मतलब ऑलमोस्ट 11 लाख लोग वर्कर्स आ गए सड़क पे प्रोटेस्ट करने के लिए। नाउ दिस प्रोटेस्ट वाज लेड बाय फादर गेपन हु वेंट टू द विंटर पैलेस, जहां पे सारे लोग रहते थे, जहां पे राजा रहते थे, टू डेलीगेट विद जार।
उनका प्रोटेस्ट करने का कोई भी आइडिया ऐसा नहीं था कि भाई हमें मार काट करना है. दे सिंपली वांटेड टू हैव अ प्रोटेस्ट, दे सिंपली वांटेड टू हैव अ डेलीगेशन, दे सिंपली वांटेड टू हैव अ डेलिब्रेशन कि भाई बातचीत करते हैं, कुछ फिगर आउट करते हैं, ठीक है. लेकिन दे वर अटैक्ड बाय पुलिस एंड कोसैक्स. उन्हें पता नहीं था कि उनके लिए घोड़ों पे पुलिस जो है तलवार और बंदूक लेकर के वेट करिए. एंड द मोमेंट द पुलिस अटैक देम, इट वाज नॉट टू स्टॉप देम, इट वाज एक्चुअली टू किल एंड हर्ट देम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 100 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हो गए थे गाइस. दिस इवेंट इज नोन एज ब्लडी संडे. और इस ब्लडी संडे के साथ ही शुरू हुआ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसे 1905 रिवॉल्यूशन कहा जाता है. इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ 1905. इसी के साथ रिवॉल्यूशन का एक सीरीज शुरू हो गया. हमें पता है कि क्या डिमांड्स थे इनके, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, इंक्रीज इन वेजेस एंड इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस. दिस प्रोटेस्ट एंड दिस डेलिब्रेशन दैट दे वर डूइंग वाज बेस्ड ऑन दिस, ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मैथ क्या था, तो हमें समझ आया कि इसके साथ एक सीरीज ऑफ वॉर्स एंड इवेंट्स शुरू हो गए, ठीक है. 1905 में क्या हुआ कि स्ट्राइक्स जो है वो पूरे कंट्री में होने लग गया. लैंड्स एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, सॉरी कंट्री में होने लग गया, एंड यूनिवर्सिटीज एंड ऑफिसेज वो बीइंग क्लोज डाउन. लोगों ने कहा कि हमें आपके साथ काम ही नहीं करना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरा जाने लग गए, मोनार्क के अगेंस्ट पूरा जाने लगे, ठीक है. लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब ने यूनियन पे यूनियन बनाना शुरू कर दिया. यूनियन का भी यूनियन बनाने लगे. उन्होंने कहा कि हम जार को बिल्कुल भी चैन से बैठने नहीं देंगे, हमें अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, हमें चाहिए पार्लियामेंट. उन्हें कहा इसके बिना हम मानेंगे ही नहीं. जार को समझ आ गया कि लोग जो है अब बहुत गुस्से में, अगर वो नहीं सुनेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. तो उन्होंने फॉर्म कर दिया पार्लियामेंट जिसका नाम था डूमा, ठीक है. डूमा नाम का एक पार्लियामेंट फॉर्म कर दिया, उसे वहां रशियन लैंग्वेज में डूमा कहते हैं, जिसे जो आप समझ लो बाद में जार ने ना बड़े लाइट में लिया हुआ था. जार ने कहा कि ठीक है हम अभी फॉर्म कर देते हैं, बिकॉज बाकी लोग इतना प्रोटेस्ट करें, इफ आई डोंट लिसन टू देम राइट नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बी इन माय फेवर. गाइस एट द सेम टाइम जब ये रिवॉल्यूशन चल रहे थे तो कई सारे ना ट्रेड यूनियंस भी फॉर्म हुए थे. ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज एंड एसोसिएशंस फॉर्म हुए थे. लेकिन हमें पता है कि बाकी कुछ भी एसोसिएशन वगैरह, कोई भी पॉलिटिकल तरह की पार्टी अगर फॉर्म हो रही थी तो उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया जा रहा था बाय जार, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड हियर आल्सो. ये जो भी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन फॉर्म हुआ था, जार ने उसको बाद में इलीगल बोल दिया, बट दे केप्ट ऑन वर्किंग, बट दे वर नॉट सो एक्टिवली डूइंग इट. अब हम देखते हैं कि जार ने क्या किया था, ठीक है, निकोलस ने क्या किया. सो क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा वाज डन. ये इलेक्शन कर दिया गया कि हाँ ठीक है, आई विल कंसल्ट टू दीज गाइज, आप जैसा बोलोगे वैसा करके, ठीक है. 1905 के मोस्ट ऑफ द 1905 के बाद मोस्ट ऑफ द कमिटीज एंड यूनियंस वर डिक्लेयर्ड इलीगल एज आई टोल्ड यू, ठीक है. जार डिसमिस द फर्स्ट डूमा इन 75 डेज. 75 दिन के अंदर, 75 डेज के अंदर ही उन्होंने पहला डूमा जो बनाया था उसको डिसॉल्व भी कर दिया. उसके बाद 3 months ही टुक, ठीक है, 3 months ही टुक टू फॉर्म अनदर पार्लियामेंट. दूसरा पार्लियामेंट उन्होंने बनाया, अनदर डूमा. It was elected, but again it was decided by him, ठीक है. उन्होंने क्या किया, इसमें भर दिया conservative politicians को, and liberals and radicals were kept away from this. उनको इस डूमा से बहुत दूर रखा, बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी. उन्हें चाहिए था कि वो बिल्कुल फ्री होकर के जैसे काम करना चाहते वैसे करें. एंड ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द एंटायर डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस एंड डिड नॉट लेट एनी रैडिकल और लिबरल कम क्लोज टू द डूमा. सबको बाहर निकाल दिया. अब आ गई 1914 की टाइम, जहां पे शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 1. अब वर्ल्ड वॉर 1 ने कैसे रशियन एम्पायर को शेप किया. बच्चा हमें पता है वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप से ही मेजरली शुरू हुआ था. 2 मेजर ब्लॉक्स बन गए थे, एक था सेंट्रल पावर का, एक था अलाइड पावर्स का. सेंट्रल पावर थी जर्मन, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, एंड अलाइड पावर्स था फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जो कि बाद में इटली और रोमानिया भी ऐड हो गया था उसमें, ठीक है. इन 2 ब्लॉक्स में बहुत ज्यादा जो है आपकी लड़ाई चल रही थी. वॉर जो है अंदर भी चल रहा था, बाहर भी चल रहा था. किसके? यूरोप के. यूरोप हैड वॉर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. यूरोप में भी वॉर हो रहा है एंड बाहर भी वॉर हो रहा था. तो नेचुरली रशिया पे भी इस चीज का बहुत असर हुआ होगा. तो रशिया में वॉर शुरू में बच्चा काफी पॉपुलर थी, ठीक है. पॉपुलर कैसे थी? पॉपुलैरिटी थी जार की. वॉर की वजह से किंग काफी ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि रशिया जो है हारने लग गई. बहुत सारे जो आपके लोग थे वो मरने लगे, क्योंकि यहाँ के लोग ट्रेंचेस में रह करके, इधर उधर रह करके ईस्टर्न फॉरवर्ड फ्रंट पे और वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई कर रहे थे. और ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई काफी डिफरेंट थी. लेकिन अल्टीमेटली
अल्टीमेटली सफर कर रहे थे यहाँ के सोल्जर्स, ठीक है। और जार ने रेडिकल्स को और बाकी लोगों को, डूमा को सुनने से मना पहले ही कर दिया था। डूमा कई सारी चीजों के लिए एडवाइस करी थी कि भाई वॉर नहीं होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, हमारे लोगों को हैम्पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जार सुनने को रेडी नहीं था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पीपल हैड नाउ स्टार्टेड टर्निंग अगेंस्ट द जार। एट द सेम टाइम जो जरीना थी बच्चा, ठीक है, जो क्वीन थी, आई एम सॉरी वन सेकेंड, या जो जरीना थी, द क्वीन, राइट, शी वॉज जर्मन, ठीक है। अब जर्मनी इनकी ओपोनेंट पार्टी थी। आप देखो रशिया यहां पे, जर्मनी इनकी ओपोनेंट पार्टी है, तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स आने लग गए थे। जरीना जर्मन थी, उसी के साथ इनका एक मॉन्ग था कॉल्ड रास्पुटिन, ठीक है। हर एक चीज की एडवाइस ना ये लोग रास्पुटिन से लिया करते थे, और इन्हें लगता था कि यार रानी भी जर्मनी की है, रास्पुटिन भी जर्मन है, सब लोग वहीं के, तो ये लोग एंटी जर्मन कैसे हो सकते हैं। इन्हें ऐसे लगने लग गया कि शायद कहीं ना कहीं ये जर्मनी के साथ खुलकर लड़ नहीं रहे हैं और हमारे लोगों को हार्म करा रहे। इसीलिए इन्हें लगने लग गया था गाइस दैट 1914 से 1970 में रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। उसके पीछे जार का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने एक्टिवली इस चीज को फाइट नहीं किया। 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917, इतने सारे लोगों को हार्म हुआ था। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनिमी। तो क्या हो रहा था, जैसे अगर ये बॉर्डर है, रशियन आर्मी अगर रिट्रीट करी थी, वापस अंदर जाती जा रही थी, तो यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए आ रही थी ताकि यहाँ से आर्मी घुस ना सके, उन्हें ना खाना मिले ना रहने की जगह मिले। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितने भी लोग यहाँ रहते थे वो क्या करेंगे, उनको मूव करना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें रीलोकेट करना पड़ गया, उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही थी डिस्ट्रॉय। तो 3 मिलियन रिफ्यूजीज अब रशिया में आ गए थे, जिनका ध्यान भी ढंग से नहीं रखा जा रहा था। इस सारी चीजों की वजह से डिस्क्रेडिट किसको जा रहा था, गवर्नमेंट को और जार को, कि इन्होंने ढंग से कुछ भी मैनेज नहीं किया है। सोल्जर्स भी अब ऐसे जार के लिए लड़ना नहीं चाहते थे जो उनके बारे में नहीं सोच रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ, खाने की कमी भी हो गई और राइट्स होने लग गए। कहां, तो क्या हुआ कि अब खाने की कमी हो गई, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो राइट्स होने लगे इन फ्रंट ऑफ द ब्रेड शॉप्स। लोग सड़कों पर आ गए और झगड़ा करने लगे कि हमारे पास खाना नहीं है, हमें खाना दो। शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, ठीक है, फूड शॉर्टेज हो गया। और ये किस तरफ हुआ, ये समझने के लिए हम देखेंगे कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन पेट्रोग्राड में कैसे हुआ था और लेआउट ऑफ द सिटी कैसा दिखता था। तो बच्चा विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द पेट्रोग्राड व्हिच इज बेसिकली द कैपिटल वर वेरी वेरी सीरियस। तो अभी पहले देखते हैं लेआउट ऑफ द सिटी कैसा था। तो हमारे पास दो बैंक्स थे, रिवर के राइट बैंक पे और लेफ्ट बैंक पे प्रॉपर क्लियर डिविजन्स थे। राइट बैंक पे रहते थे वर्कर्स, क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज। तो जो भी डेली वेज वर्कर्स और ऐसे लोग थे ये सारे रहते थे आपके राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, जो नोबल्स, अच्छी क्लासे, महंगे पैसे वाली चीज थे, वो हमें लेफ्ट बैंक के देखने को मिलता था, राइट बैंक पे दूसरी चीजें देखने को मिलती थी। अभी जो फूड शॉर्टेज हुआ था, सबसे ज्यादा असर, द मोस्ट इफेक्ट्स ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फूड हैड हैपेंड ऑन द राइट बैंक ऑफ दिस प्लेस। वर्कर क्वार्टर्स पे सबसे ज्यादा हमें फूड शॉर्टेज का असर देखने को मिलता है। और फूड शॉर्टेज किस चीज के साथ और ज्यादा बढ़ गई थी बच्चा, बहुत ही एक्सट्रीम ठंड पड़ी थी इस साल, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड, फ्रॉस्ट एंड स्नो। तो आपका ऐसा है कि खाना पहले से नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत हार्वेस्ट होना था वो ठंड की वजह से हो चुकी थी डिस्ट्रॉय। लोग ठंड की वजह से वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके ऊपर से हो गया था लॉकआउट। किस चीज का लॉकआउट हुआ, एक फैक्ट्री का इन्होंने कर दिया लॉकआउट। एज अ रिजल्ट ऑफ इट सारे लोग जो है, खास करके औरतें, इस चीज के ऊपर स्ट्राइक करने आ गई। एक लॉकआउट हुआ था और 50 फैक्ट्री से स्ट्राइक करने के लिए लोग आ गए थे। मोस्ट ऑफ देम वर विमेन। इसीलिए इस दिन को हम नेशनल वुमेन्स डे की तरह, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरह जानते हैं। इट वाज ऑन 22 फेब, ठीक है। अब ये सब कुछ चल रहा है, तो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन तो आ ही जाएगा ना। अब लोगों के पास खाना नहीं है तो वो नए नए स्लोगन्स निकालने लगे कि भाई ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स ऑफ वर्किंग, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें दे वर नाउ डिमांडिंग, ये उनके नए डिमांड्स थे। दिस इज व्हाट दे हैड स्टार्टेड आस्किंग फॉर। लेकिन अब इसको दबाने के लिए जार ने क्या किया, इनके साथ बात करके, नेगोशिएट करके ढंग से हैंडल कर सकते थे, लेकिन जार ने दिखा दी अपनी जो है थोड़ी सी बेवकूफी। क्यों, क्योंकि कैवलरी रिफ्यूज्ड टू फायर, सॉरी, तो कैवलरी को उन्होंने छोड़ दिया उनके ऊपर। तो ये जो भी रिवॉल्यूशन हो रहा था उसको बोल रहे थे कैवलरी उन्हें बहुत ही ज्यादा ओप्रेस करेगी। कैवलरी ने पहली बार ओप्रेस भी किया, लेकिन ओप्रेस करने के साथ कुछ लोगों को दबाया और भी ज्यादा लोग अगली बार आ गए। 24 और 25 तारीख को और ज्यादा लोग आ गए, जो कि पहले शायद थोड़े कम भी थे। कैवलरी को बोला गया इनको गोली मार दो। कैवलरी ने कहा नहीं,
हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया फायर करने के लिए, इनफैक्ट ज्वाइन कर लिया डेमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि हम भी जार के अगेंस्ट चले जाएंगे। सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। अब वो पेट्रोग्राड सोवियत में चाहते थे कि एक सोवियत बन जाए, एक काउंसिल बन जाए। उन्हें चाहिए था अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दैट इज व्हाट दे वांटेड टू फॉर्म। सो द जार फाइनली रियलाइज्ड कि अब नहीं चलेगा। उनके लोगों ने उनको एडवाइस किया कि सर अब आप जो है एब्डिकेट कर दो, यहां से निकल लो, अदरवाइज आपको भी खत्म कर देंगे लोग। तो 2 मार्च को जार एब्डिकेटेड। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब ये जो है वोट करके इलेक्शन के साथ बनाया गया, अडल्ट सफरेज के साथ बनाया गया, ठीक है। अडल्ट सफरेज से जो भी लोग थे पॉसिबल, उन्होंने इलेक्शन किया और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, एक थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट फॉर्म हुआ और हुआ कि एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इवेंचुअली फॉर्म होगी। पेट्रोग्राड ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1907 एंड सेट अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये हमने देखा कि रिवोल्यूशन से हुआ। अब बात करते हैं लेनिन की। लेनिन का नाम हमने पहले ही सुना हुआ है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि बोल्शेविक के लीडर थे ये। अब क्या हुआ बच्चा, बोल्शेविक्स की क्या हालत हुई। बोल्शेविक्स पहले तो बात करी थी, लेकिन ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी ना, ये बोल्शेविक्स की नहीं, मेंशेविक्स की बनी थी, ठीक है। अब अप्रैल 1917 में जो है लेनिन जो है वो वापस आ गए। उनको एग्जाइल में भेज दिया गया था, उनको जेल में भेज दिया गया था। ये जो भी रिवोल्यूशन वगैरह चल रहा था, जार ने कहा कि ये आदमी नहीं चाहिए, इसको जेल में डालो, ठीक है। उसको एग्जाइल में भेज दिया गया था। अप्रैल 1917 में वो फटाफट वापस आए। ही एंड द बोल्शेविक्स अपोज द वॉर सिंस 1914। उन्हें कभी भी नहीं चाहिए था कि रशियंस जो है वो जाकर के इस वॉर में पार्टिसिपेट करें। दे वर नेवर इन फेवर ऑफ दिस, नेवर वांटेड दैट। Why? Because they wanted the welfare of the society and they knew that if Russia participated in this, if the Tsar agreed for the Russians to participate in this war, it is not going to be good. ये लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया हुआ था। तो जब वो वापस आए, he felt that it was the time for the Soviets to take over power, ठीक है। उन्हें चाहिए था कि बोल्शेविक्स जो है अब आए और कुछ नया करे, कुछ धमाकेदार करे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि रीनेम कर देना चाहिए अब इस पार्टी को एज अ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो बहुत सारे रैडिकल आइडियाज के साथ जो है अब लेनिन वापस आए थे और ने कहा कि भाई सब कुछ बदल देना है, मैं एग्जाइल में था, नाउ नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टॉलरेटेड, ठीक है। अब उन्होंने 3 चीजें कही। उन्होंने कहा वॉर जो है वो बंद हो जाना चाहिए, वॉर हैज टू बी ब्रॉट टू क्लोज। देखो 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला है, ठीक है, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला है एंड दिस गाय हैज कम बैक इन अप्रैल 1917 इटसेल्फ। आते ही उन्होंने कहा कि वॉर से फटाफट वापसी करिए, इसको अभी का अभी हमें क्लोज करना है। लैंड जो है वो पेजेंट्स को वापस जाना चाहिए, नोबिलिटी के पास नहीं रहेगी, नॉट विथ नोबल्स, नॉट विथ nobles, it has to go back to nobility and banks to be nationalized। banks जो है अब nationalize हो जाएगा, ये इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटिटी नहीं रह जाएगी, ठीक है। ये सब तो हो गया, लेकिन क्या लोग इसके फेवर में थे? बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स डिड नॉट अग्री, डिड नॉट अग्री। उन्हें लग रहा था कि ये टाइम जो है इज नॉट राइप फॉर ऑल ऑफ दीज मूवमेंट्स। ये टाइम जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। दे नीड टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। नॉट एवरीवन वाज कन्विंस्ड विथ लेनिन्स आइडियाज। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बनना, ये अप्रैल थीसिस को फॉलो करना। सो बच्चा ये 3 कंडीशंस जो इन्होंने दिए थे लेनिन ने, इसे हम अप्रैल थीसिस कहते हैं। अप्रैल थीसिस को फॉलो करना, ये सारी चीजों के फेवर में वो बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें चाहिए था, उन्हें लगता था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी अभी आया है, हमें इस गवर्नमेंट को थोड़ा वक्त देना चाहिए, उन्हें काम करने देना चाहिए, सुन तो लो कि कैसे काम कर रहे हैं, शायद वो अच्छे से काम करें और हमें जो सोसाइटी में चाहिए वो सारी चीजें वो करें। बट पीपल वर नॉट अग्रीइंग टू दिस। लेनिन ने कई सारे लोगों को ऑलरेडी कन्विंस कर लिया था, ठीक है। अब एक और चीज हुई कि जो भी बाहर के लोग थे ना, दे वर एक्चुअली फेवरिंग द बोल्शेविक्स। उनका सपोर्ट जो है वो धीरे 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 ग्रो करता जा रहा था और प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ये देखा कि उनका सपोर्ट ग्रो कर रहा है और इससे वो थोड़ा डर गए। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड्स यूज किए इस चीज को ऑप्रेस करने के लिए एंड इनफैक्ट इट डिड गेट ऑप्रेस्ड इन अ ग्रेट मैनर। कई सारे बोल्शेविक्स को तो भागना पड़ गया, दे हैड टू फ्ली अवे, दे हैड टू they fled away because they had to go in hidings because the provisional government was hunting them down। गवर्नमेंट उनको बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही थी और मार रही थी, पिटाई लगा रही थी उनकी, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्री साइड की। कंट्री साइड पे हमें पता है पेजेंट्स मर्डर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल अलग से जो है भूचाल ला करके रखा हुआ है। अब उन्होंने सोशलिस्ट के साथ काम करके
यहाँ पे धमाका फाइनली कर ही दिया. So on the countryside, these people, the socialists, worked with the peasants and finally seized all the land from the nobles. सारे की सारी जमीन जो है उन्होंने उनसे एक्चुअली ले ली और अपने कब्जे में कर ली. ठीक है, इसी के साथ होता है द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970. तो बच्चा देखो, अप्रैल में आते ही ये धमाका कर दिया था आपका लेनिन ने. ठीक है, लेनिन ने फाइनली लोगों को जो है वहां पे कन्विंस कर लिया. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सोवियत पेट्रोग्राड सोवियत में उन्होंने लोगों को पार्लियामेंट में ही कन्विंस कर दिया कि भाई हमें जो है बोल्शेविक पार्टी को लाना चाहिए पावर में, और ये जो सारा पावर है, सोशलिस्ट पावर है, हमें वो लाना है और हमें सीजर करना होगा पावर का. वी विल हैव टू सीज द पावर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट. ओके, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इस चीज को डेट रखा गया. उन्होंने कहा वी नीड टू डू एन अपराइजिंग, दिस विल बी डन. लेकिन ये अपराइजिंग बिल्कुल सीक्रेटली होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा. प्रोविजनल गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा था कि ऐसा कुछ हश हश चल रहा है, ऐसी कुछ न्यूज चल रही है. तो दे वर ऑल्सो बीइंग कॉशियस. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स चलती रही. लेनिन को डर था कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है अब वो डिक्टेटरशिप ले आएगी. डिक्टेटरशिप ले आएगी तो सोशलिज्म का क्या होगा, सोशलिज्म तो चली जाएगी तेल लेने के लिए. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये अपराइजिंग होनी चाहिए. उन्होंने गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, सोवियत को, सबको जो है आपका कन्विंस कर लिया, उन्होंने मना लिया. और एक जो है एमआरसी फॉर्म की गई, रिवोल्यूशन कमेटी फॉर्म की गई. ठीक है, और बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर. ये सारे सपोर्टर्स जहां भी थे, मैंने आपको बताया ना बच्चों, बोल्शेविक्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट हर जगह से ऑलरेडी मिल रहा था. तो ये सारे सपोर्टर्स को वो इधर से उधर से हर जगह से जमा करके लाए और इकट्ठा कर दिया. और उसके साथ ही की उन्होंने अपराइजिंग विच स्टार्टेड ऑन 24th ऑफ अक्टूबर. 24th की अपराइजिंग हुई. ठीक है, अब हमें पता है कि एमआरसी ऑलरेडी काम कर रही थी. अब जो है प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को लगा कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने भी अपने ट्रुप्स को समन किया, सबको बुलाया कि इन लोगों को दबाना है, बोल्शेविक्स के आगे झुकना नहीं है, अदरवाइज ये हमें उखाड़ कर फेंक देंगे. मिलिट्री मैन सीज्ड बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. तो बोल्शेविक्स का जो भी ऑफिस था, ठीक है, जितने भी ऑफिस थे, जितने भी चीज थे, प्रो गवर्नमेंट जो लोग थे, जो भी ट्रुप्स आए थे, अब वो सब उसको सीज करने लगे, उसके ऊपर कब्जा डालने लगे. उनकी कम्युनिकेशंस को, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को, उनकी न्यूज़पेपर्स को, हर एक चीज को जो है उन्होंने कर दिया था बंद. ठीक है, ट्रुप्स टुक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्टेड विंटर पैलेस. क्योंकि उन्हें राजा को, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करना था, तो उन्होंने इन सारे ऑफिसेस को जो है कब्जे में ले लिया कि बोल्शेविक्स जो है किसी भी तरह से आपस में कम्युनिकेट ही ना कर पाए, उनके हाथ पैर जो है बिल्कुल कट जाए, दे बिकम हैंडीकैप बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. बट बोल्शेविक्स ऐसे मानने वाले थोड़ी थे, दे वर वेरी स्मार्ट. उन्होंने पहले से जो है अपनी नेवल फोर्स को एक तरह से तैयार करके रखा हुआ था, अपने वेसल्स को पानी में पहले से छोड़ा हुआ था, जैसे कि Aura was one of those. They ordered to seize the government offices and arrest the ministers. Winter Palace को घेर लिया पानी के थ्रू, and finally by the nightfall the city was under the control of committee and ministers surrendered. उनके पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था. अब बात करें अगर बोल्शेविक्स एंड पावर की. ऑल द रशियन कांग्रेस एंड सोवियत एंड पेट्रोग्राड अप्रूव्ड बोल्शेविक एक्शन. एवरीवन सेड कि हाँ नहीं, इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, इनको सपोर्ट करो. ये हटा ही देना था, प्रोविजनल गवर्नमेंट किसी काम की नहीं थी. पहले लोग उसके अगेंस्ट थे, लेकिन नाउ एवरीवन, इवन ऑल द मेंबर्स who were against and not convinced initially started agreeing with them. Uprising took place in other cities also. बाकी cities में भी हमने देखा है कि uprisings होने लगी थी. There were heavy fighting especially in Moscow. Moscow में बहुत ज़्यादा protest, बहुत ज़्यादा heavy fighting होने लग गई. And by December Bolsheviks controlled Moscow Petrograd area. ये पूरा का पूरा area जो है अब वो Bolsheviks जो है अपने अंडर ले चुके थे और उसे कवर करके आपका रूल और कंट्रोल करने लग गए थे. Now with this, what changed? अक्टूबर में ये जो भी कुछ हुआ उसके बाद क्या चेंजेस आए? So most of the industries and the banks were nationalized. जैसा कि चाहिए था बोल्शेविक्स को कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो जाए. अगर आपको याद होगा जो अप्रैल थीसिस थी उसका थर्ड पॉइंट ही यही था, वॉर बंद हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए, आपका नोबल से लैंड सीज करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए पेजेंट्स के बीच. तीसरा पॉइंट यही था कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो जाए. तो उन्होंने यही कर दिया जो कि नवंबर 1917 में हो गया था. लैंड्स भी जो कि अप्रैल थीसिस के हिसाब से होना था, वॉर भी खत्म हो गया था, लैंड भी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई थी. सोशल प्रॉपर्टी एंड पेजेंट्स सीज लैंड्स ऑफ नोबिलिटी. जो नोबिलिटी की लैंड्स थी वो पेजेंट्स ने सीज कर ली और अपने अंडर ले ली थी. और साथ ही साथ सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से फॉलो किया जा रहा था इन द सेंस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाउसेस.
जो बड़े बड़े घरों में पहले जो अमीर लोग रहते थे, 4 लोग रहते थे, 5 लोग रहते थे बड़े बड़े विलास में, they were now taken out from there and a family of 10-12 was asked to go and stay there. Basically जो घर थे, अब partition of large houses were done according to the family requirements. अगर बड़ी फैमिली है तो उन्हें बड़ा कर दिया जाएगा, छोटी फैमिली है तो छोटा कर दिया जाएगा. इट वुडंट मैटर कि आप रिच हो या आप पुअर हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अब आपका काम जो है वो किया जाएगा. At the same time, the जो Bolsheviks थे, they also banned the use of old titles. Aristocracy के against थे ये लोग काफी ज्यादा. नए यूनिफॉर्म्स डिजाइन किए गए थे आर्मी के लिए. Bolshevik party was renamed as Russian Communist Party. ये दूसरी चीज थी जो लेनिन को चाहिए थी कि भैया हमें लेनिनिस्ट हमारा जो है कम्युनिस्ट पार्टी हमारा नाम रख दो, हमें रीनेम करना है बोल्शेविक पार्टी को, और वो भी उन्होंने बिल्कुल पूरा कर लिया था. ठीक है, अब जो है बच्चा, इन लोगों ने कंडक्ट कराई इलेक्शंस. ठीक है, दे कंडक्टेड इलेक्शंस. इसके बाद इन्होंने करवाए इलेक्शंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बट हुआ ये कि ये इलेक्शंस इनके ऊपर उल्टा पड़ गया. इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी. मेजॉरिटी इन्हें मिले नहीं. तो मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या ये रूल करनी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं. लेनिन ने कहा कि भाई मुझे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर देना है, तुम निकलो यहां से, मैं यहां पे काम करने वाला हूं. एंड अल्टीमेटली दे केम इनटू द पावर. उन्होंने सब कुछ कब्जे में कर लिया, सब कुछ अपने हिसाब से करने लग गए. एक नई पुलिस फॉर्म हो गई जो कि लोगों पे नजर रखती थी. जो भी क्रिटिसाइज करता था बोल्शेविक गवर्नमेंट को, उसको बहुत कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी कि तुमने हमारे अगेंस्ट कैसे बोला है. सेंसरशिप्स लगने लग गए. लोग अपने खुल करके आर्ट, एक्सप्रेशन, ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. पीपल डिड नॉट हैड द राइट टू एक्सप्रेस, people did not have the right to criticize. ये सारी चीजें लोगों के ऊपर फोर्स की जाने लग गई. बहुत सारे सेंसरशिप्स लगने लगे जिसकी वजह से लोग कुछ भी खुलकर कर नहीं पा रहे थे. ठीक है, एट द सेम टाइम बोल्शेविक्स ने क्या किया? अल्टीमेटली मूविंग फॉरवर्ड, दीज वर द ओनली पार्टी मेंबर्स हु यूज्ड टू कम एंड फॉर्म elect and fight in elections and participate in elections. यानी कि रशिया बन गया था वन पार्टी स्टेट. यहां पे सिर्फ जो है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ही होती थी और सिर्फ वही आकर के इलेक्शंस में खड़ी हुआ करती थी और लोग उन्हें ही अल्टीमेटली वोट किया करते थे. तो ये बन गया था वन पार्टी स्टेट. उसके ऊपर सेंसरशिप लग गई थी. लोग चाहे कितना ही इसके अगेंस्ट क्यों ना हो, कोई भी खुल करके आवाज नहीं उठा पा रहा था. एट द सेम टाइम एक दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जर्मनी के साथ इन लोगों ने पीस ट्रीटी साइन करी थी. इन्होंने दे मेड पीस विद जर्मनी. सोचो आपने जार को हटा दिया है क्योंकि आपको लग रहा है कि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो है उसको वो जो है बढ़ा रहा है, वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है. जरीना जर्मन है, रास्पुटिन जर्मन है, और अल्टीमेटली यू आर मेकिंग पीस विद द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर्स डिस्पाइट ऑफ ऑल द यू कुड से रेजिस्टेंस दैट वाज बीइंग ऑफर्ड बाय द पीपल. बाकी लोग चाहे कितना ही रेजिस्ट क्यों ना कर रहे थे, बोल्शेविक्स ने फिर भी जाकर के उनके साथ जो है पीस कर लिया था. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ बच्चा, हमें पता है एक सिविल वॉर अल्टीमेटली होती है. तो पूरी की पूरी जो आपकी कंट्री थी ना, वो अब 3 मेन ग्रुप्स में बट गई थी. ठीक है, बोल्शेविक्स जो कि रेड कलर से सिंबलाइज किए जाते थे. प्रोजारिस्ट यानी कि जिनको चाहिए था मोनार्की वापस. ठीक है, जिन्हें चाहिए था कि भाई मोनार्की ही अच्छा था, हमारे राजा ही अच्छा थे, हमें राजा ही ला करके दे दो, वो थे व्हाइट्स. और थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज हु वर ग्रीन. सी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज कंप्लीटली वर नॉट. अब आपको लग रहा होगा बोल्शेविक्स भी तो सोशलिस्ट ही थे, तो रिवोल्यूशनरीज अलग से क्यों आ गए? बच्चा रिवोल्यूशनरीज अलग से इसलिए आ गए क्योंकि बोल्शेविक्स पूरा सोशलिज्म ढंग से फॉलो नहीं कर रहे थे. सी सोशलिज्म नेवर सेज कि बाकी लोगों को डोमिनेट करना होगा, सिर्फ एक पार्टी आएगी. सोशलिज्म का मतलब ये थोड़ी है कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे वो सोशलिज्म को, सोशलिस्ट जो सोसाइटी है उसको प्रोग्रेसिव बनाना चाहते थे, डेमोक्रेसी के साथ भी वो थोड़ा लिबरल होना चाहते थे. इतने स्टॉन्च और इतने फर्म और इतने स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते. तो दैट्स व्हाई दे वर नॉट इन फेवर ऑफ बोल्शेविक्स. जो बोल्शेविक्स की चाल चलन थी, जो उनका रंग ढंग था, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था. उनके हिसाब से सोशलिज्म इस कदर नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए थी. तो 3 मेन ग्रुप्स में जो है सोसाइटी अभी डिवाइड हो चुकी थी. बोल्शेविक्स ने क्या किया था, अपने अप्रैल थीसिस के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या हुआ, रशियन आर्मी जो थी बच्चे वो पूरी की पूरी बिखरने लग गई. क्यों? क्योंकि आर्मी कौन ज्वाइन करते हैं? आर्मी उस टाइम पे लोग अपनी मर्जी से नहीं ज्वाइन किया करते थे क्योंकि वॉर्स और इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और आर्मी जो है बॉर्डर पे तैनात है, ये नहीं हुआ करता था. वॉर की वजह से ही लोगों को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती थी और उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लगती थी. गांव से लोग आते थे, ज्वाइन करते थे और हिस्सा बन जाते थे आर्मी का.
पहले लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन्हें लगता था आर्मी ज्वाइन करके ही शायद थोड़ा भला हो जाएगा। अब सोल्जर्स को पता चल गया, जो कि मोस्टली पेजेंट्स फैमिली से आते थे फ्रॉम द विलेजेस एंड फ्रॉम द कंट्री साइड एंड द रूरल एरियाज, कि लैंड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे वांटेड टू डिजर्ट द आर्मीज। उन्हें आर्मी छोड़ देनी थी और वो जा रहे थे वापस अपने घर, वापस खेती करने के लिए। ठीक है, ये चीज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, एंड पीपल वर ऑब्वियसली ऑल्सो नॉट हैप्पी विद देयर बोल्शेविक्स की हरकतें जो थी उससे लोग हैप्पी नहीं थे। कई सारे लोग बहुत ही नाराज थे उससे, और ये ग्रुप्स जो थे बाकी तो वो तो बहुत ही ज्यादा नाराज थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, साउथ रशिया में रेड्स जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया ट्रुप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। पूरा का पूरा साउथ रशिया ना, वहां पे रेड्स ही जो है आपके डोमिनेट करते थे। बोल्शेविक्स बहुत ज्यादा वहां पे डोमिनेट करते थे, जो कि पहले उनके द्वारा डोमिनेटेड नहीं था। अर्लियर इट वाज नॉट डोमिनेटेड बाय देम। व्हाइट्स एंड ग्रीन्स वहां पे ज्यादा हुआ करते थे, बट इवेंचुअली द बोल्शेविक्स केम एंड organized. Guys, red is written over here, red is wrong. Red did not organize the troops. The other two colors organized the troops to find the Bolsheviks. Bolsheviks were the reds, right? 1918 and 99 में the green and the whites controlled most of the Russian empire. तो वो लोग भी वहां पे वो करने लगे थे, कंट्रोल करने लगे थे ज्यादा, जो कि बैक्ड अप था बाय अदर कंट्रीज। कई सारी कंट्रीज अब उन्हें सपोर्ट करी है, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। व्हाई? बिकॉज दीज वर कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ये सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, एंड नाउ दे वर अफ्रेड कि अगर यहाँ पे सोशलिज्म हिट हो जाता है तो हमारे लोग भी सोशलिज्म डिमांड करने लगेंगे, फिर हमारी कैपिटल सेटअप का क्या होगा, हमारे कैपिटलिस्ट्स का क्या होगा, हमारा जो इतना सारा पैसा फ्लो करता है वो क्या होगा, क्योंकि अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं रह जाएगी। इट विल बिकम अ सोशल एंटिटी फॉर एवरीवन। इसी वजह से दे वर बीइंग सपोर्टेड। अब 3 ग्रुप्स आ गई हैं जिनकी अलग अलग इंटरेस्ट है, तो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट होना तो लाजमी है। सो अ वॉर अल्टीमेटली टुक प्लेस बिटवीन द रेड आर्मी एंड द व्हाइट आर्मी। कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इट लेड टू अ वॉर। ठीक है, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फमीन बिकेम कॉमन। इस वॉर का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा था, पुअर इफेक्ट्स हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है, द सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी टुक हार्श स्टेप्स विद द पेजेंट्स। अब देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है सोशलिस्ट्स उसको सपोर्ट नहीं करते थे। विद दिस वॉर द व्हाइट्स एक्चुअली सक्सीडेड, उन्हें सक्सेस मिल गई थी। अगर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग से, थोड़े पेशेंस से काम किया होता तो शायद उनके लिए इतना बुरा नहीं होता। दे वुडंट हैव बीन कंडेम्ड एंड वुड हैव कंटिन्यूड विद हैविंग द सपोर्ट ऑफ द अदर पीपल व्हिच दे लॉस्ट इवेंचुअली। तो ये जो व्हाइट्स थे जिन्होंने ये जीता थोड़ा सपोर्ट, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो थे, जो बोल्शेविक्स थे या जो सोशलिस्ट थे, उनके साथ उन्होंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। ये जो पेजेंट्स थे जिनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके सोशलिस्ट का गवर्नमेंट ने, बोल्शेविक्स ने लैंड दे दी थी, इन्होंने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, उनको बहुत ज्यादा किया टॉर्चर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे लॉस्ट द पॉपुलर सपोर्ट दैट दे हैड। क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट है बोल्शेविक, वो पहले ही कुछ बोल करके कुछ और कर रही है, अब उसके ऊपर से तुम भी यही कर रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। उसके बाद आती है बोल्शेविक्स की बारी। जनवरी 1920 में जो हुए, बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। तो ये सब कुछ उन्होंने जीत लिया और सारा जो है अपने अंदर ले लिया। सक्सेशन ड्यू टू द कॉपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट्स एंड मुस्लिम जेदिस्ट्स। अब जो है नॉन आपके जो ये थे गाइज, जो नॉन रेड्स थे, जो नॉन बोल्शेविक्स थे, जो नॉन सोशलिस्ट थे, उन्होंने अपना सपोर्ट खो दिया है। तो बाकी सब लोग अब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? रशियंस, नॉन रशियंस हैं या जो मुस्लिम झुंड है, वो अब सपोर्ट कर रही है बोल्शेविक्स को वापस, बिकॉज दे हैव नो अदर्स, नोबडी एल्स टू सपोर्ट। एटलीस्ट इनकी आइडियोलॉजी टू हेल्प एवरीवन आउट इक्वली इज एटलीस्ट गुड। तो एवरीवन इज नाउ सपोर्टिंग बोल्शेविक्स। इसकी वजह से उनको सपोर्ट मिल गया और वो वापस आ गई हैं जीत करके, उनके पास पावर आ गया। नॉन रशियन नेशनलिस्ट डाइवर्टेड फ्रॉम सोशलिज्म। लेकिन ये लोग जो है सोशलिज्म के मेन कॉन्सेप्ट से अब थोड़ा डाइवर्ट करते जा रहे। कैसे डाइवर्ट करते जा रहे? खीवा जो कि सेंट्रल एशिया का हिस्सा है, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट्स मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का फेस जो है वो चेंज होता जा रहा है, आइडिया जो है चेंज होता जा रहा है। सोशलिज्म के नाम पे लोग मार रहे थे लोगों को, ठीक है, और तभी फॉर्म हो जाता है यूएसएसआर इन 1922। तो अब इसी समय जो कितने सारे हमने देखा था ना, फिनलैंड और कई सारे और भी एरियाज थे, पोलैंड और आपका अर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सारा एरिया जो है यूएसएसआर के अंदर, रशिया पुराने एम्पायर के अंदर आता था। तो ये नॉन रशियन नेशनलिटीज थी, इनको भी जो है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई थी यूएसएसआर के फॉर्मेशन के बाद। तो लोग यहाँ पे थे खुश, लेकिन अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ बोल्शेविक्स काफी चली जा रही थी।
लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लोग डोमिनेट होते थे, सेंसरशिप लगा हुआ था, उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, जो भी क्रिटिसाइज करता था उसको बहुत पिटाई पड़ती थी, उसको ले जाकर के जेल में डाल देते थे, टॉर्चर करते थे, पनिश करते थे। बट ये सारी थी अनपॉपुलर पॉलिसीज। डिस्पाइट ऑफ द अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ द बोल्शेविक्स, दे फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो देम। जो लोकल गवर्नमेंट था वो उनको फोर्स करते रहे, चाहे वो वहां पे हो या नॉन रशियन अथॉरिटीज के साथ हो, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू विन डिफरेंट नेशनैलिटीज वर पार्टली सक्सेसफुल। तो जबरदस्ती करने की वजह से कुछ लोगों का दिल वो जीत पाए, कुछ लोगों का अभी भी नहीं जीत पाए थे। इसी के साथ बात करते हैं कैसे बनी सोशलिस्ट सोसाइटी फाइनली। अब जो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई। ऑफिशियल्स प्लान एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड। 5 ईयर प्लान जैसे यहां भी होता है, पूरी पूरी कंट्री के लिए 5 साल का पूरा प्लान सेट कर दिया गया कि इकोनॉमी ऐसी दिखेगी, एग्रीकल्चर ऐसे दिखेगा, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ऐसे दिखेंगी, लैंड ओनर्स ऐसे दिखेंगे, नोबल्स बिल्कुल भी लैंड ओन नहीं करेंगे। ये सारा प्लान जो है बिल्कुल सेट कर दिया गया था। गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द 2 प्लान्स। अगले 2 जो प्लान बने थे 5 ईयर्स, वहां पे गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया था कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी थी, प्रोडक्शन बढ़ रहा था। न्यू फैक्ट्री सिटीज वर डेवलप्ड। अगर इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो फैक्ट्री सिटीज भी बढ़ेंगी, उसका भी एक्सपेंशन होगा। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रीज बढ़ी है, लोग आते जा रहे हैं, लेकिन द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पीपल वर रियली रियली बैड। ओके, वर्किंग कंडीशंस वर वेरी वेरी बैड। -40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता था, बहुत ही ज्यादा ठंड होती थी, या बहुत ज्यादा अगर गर्मी भी हो रही है, लोगों को अपने वहां जहां वो काम करें वहां से उतरकर रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ टॉयलेट जाना पड़ता था। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी प्रॉपर वॉशरूम नहीं थी, रहने का तरीका नहीं था। पहले इस तरह से शुरू हुआ था, धीरे धीरे कंडीशन इंप्रूव होने लग गई, क्योंकि यूनिवर्सिटीज खुलने लग गई जहां पे लोग जाकर के पढ़ाई कर सकते थे, क्रैशेस खुलने लग गए ताकि जो औरतें वहां काम करती वो अपने बच्चों को वहां पे रख सके और आराम से उनका ध्यान रह सके। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वर प्रोवाइडेड, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स। धीरे धीरे ये सारे चेंजेस जो हैं वो आने लग गए विद इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन दिस एंड द सोशलिस्ट सेटअप बीइंग कमिंग अप। ओके, उसके बाद लेनिन जो है हमारे वो चल बसते हैं, ही पासेस अवे ऑब्वियसली। अब कोई तो आएगा उनकी कुर्सी संभालने के लिए, तो आते हैं हमारे जोसेफ स्टालिन। सो गाइस, जोसेफ स्टालिन जो है वो आते हैं दूसरी बार, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जोसेफ स्टालिन ही थे। ही हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। तो डेथ जब लेनिन की हो गई तो उनका पूरा भार जो है इनके कंधे पे आ गया। अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कुछ फर्म इमरजेंसी मेजर्स। क्यों? क्योंकि अभी रशिया में चल रही थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी। किस चीज को लेकर के? सीवियर प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। उनके पास जो है ग्रेन्स बिल्कुल भी नहीं थे, उनका उनका खाना जो है धीरे 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 काफी कम होता चलता। इस टाइम पे पूरी की पूरी यूरोप में काफी प्रॉब्लम चल रही थी बच्चों, क्योंकि चल रही थी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन खाना तो था नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाना कम होता जा रहा है। उसको मीट करने के लिए हर जगह जो है स्कार्सिटी ऑफ फूड हो रही थी। एंड द सेम प्रॉब्लम हैपेंड विद रशिया डिस्पाइट ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स पीपल वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। हाउएवर आल्सो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर इंक्रीजिंग। तो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था उसका पॉपुलेशन भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रेन जो है मस्ट बी सोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस। उन्होंने प्राइस जो है वो फिक्स कर दी। उन्होंने कहा कि भाई इसी प्राइस पे आपको सेल करना है। लेकिन जो पेजेंट्स है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा हम इस प्राइस पे सेल नहीं करेंगे बाबा, हमारा फायदा नहीं हो रहा है, इतनी महंगी होती जा रही है, खाना इतना कम होता जा रहा है, प्रोडक्शन इतना कम है, आप कह रहे हो उस फिक्स प्राइस पे सेल करो, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब स्टालिन आते हैं और ये फर्म इमरजेंसी मेजर्स जो है अब वो लगा देते हैं इस सिचुएशन में। ही बिलीव्ड कि इतना सारा ग्रेन्स जो है वो कहाँ गया, स्कार्सिटी क्यों हो रही है। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो रिच पेसेंट्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने स्टॉक्स होल्ड कर लिए, उन्होंने ना छुपा कर रख लिया है ये सारा का सारा अनाज, और वो चाह रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो बढ़ जाए। प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगी तब वो अपना स्टॉक निकालेंगे और हाई प्राइसेस पे हाई प्रॉफिट में इसको बेचेंगे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड। तो ये जो अंदाजा वो लगा रहे थे, प्रेज्यूम कर रहे थे, शक कर रहे थे, इसको खत्म करने की जरूरत थी। तो उसके लिए उन्होंने अडॉप्ट किए कुछ मेजर्स और स्टार्ट की अपनी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करना हो गया था इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेशन खत्म करना था ना, ठीक है। तो अब उन्होंने पार्टी मेंबर्स को भेज दिया कि जाओ और जाकर के उनकी जांच करो, उनके ऊपर रेड करो। सो द पार्टी मेंबर्स विजिटेड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, सुपरवाइज्ड एंड एनफोर्स्ड द ग्रेन कलेक्टर्स, रेडेड द कुलक्स। कुलक्स बच्चे रिच एंड बिग पेजेंट्स को बोलते थे हम, ठीक है। इनको उन्होंने रेड किया, अचानक से छापामारी की, जैसे इनकम टैक्स की छापामारी होती है कि तुम्हारे पास वहां पैसों की जगह देखा जाता है, ग्रेन्स तो छुपा कर नहीं रखे तुमने। एंड अल्टीमेटली दे केम अप विद द सजेशन ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि जो लैंड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है,
ठीक है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड बटा हुआ है तो लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं, वही बेचते हैं, वही खाते हैं, तो उनके पास ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है। इसकी वजह से हमें कर देना चाहिए कलेक्टिवाइजेशन, पूरा का पूरा लैंड जो है हमें कर देना चाहिए कलेक्ट, कुल्लक्स को हमें कर देना चाहिए एलिमिनेट, ये बड़े बड़े फार्मर्स को सीन से निकाल दीजिए, एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स होंगे जो कि स्टेट कंट्रोल करेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे फोर्स्ड ऑल द पेजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, जिसे कोलखोज कहते थे। सारे लोग स्टेट द्वारा कंट्रोल्ड बड़े बड़े फार्म्स में अब फार्मिंग करने लगे, जिसकी वजह से जो भी प्रॉफिट बनता था वो सारे लोगों में उनके नीड्स के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से शेयर होने लग गया। कुछ पेजेंट्स इस चीज को रेजिस्ट करते थे, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस बिकॉज दिस डिड नॉट सीम राइट टू देम, उनके पास अपनी जमीन थी, अपने हिसाब से फार्मिंग करते थे और जितना प्रॉफिट कमाते थे वो उनका होता था, तो ये उसके अगेंस्ट थे। बट इन्होंने, जिन्होंने भी ये किया रेजिस्ट करते हुए, उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक को ना हार्म करना शुरू कर दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 1/3 ऑफ द कैटल ये जो है डिक्रीज हो गई थी इन दिस पीरियड। अब जो है स्टालिन को आ गया बहुत गुस्सा, उन्होंने कहा तुम ऐसा करोगे तुम्हें बहुत सीवियरली पनिश करेंगे हम, और बहुत ही सीवियरली उन्हें पनिश किया। कई लोगों को तो डिपोर्ट और एग्जाइल में भी डाल दिया, कहा कि तुम्हें बैनिश कर देंगे, तुम निकल जाओ यहां से। फिर पेजेंट्स ने भी थोड़ा दे ऑल्सो काम डाउन, उन्हें भी लगा कि भाई कैटल्स को और लाइफ स्टॉक को किल नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने स्टालिन को और गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की कि वो रिच नहीं है, ठीक है, ये जो पेजेंट्स इस चीज को रेजिस्ट कर रहे थे, दे वर नॉट नेसेसरली रिच, तो ये कुल्लक्स नहीं थे जिन्हें चाहिए था कि उनकी पूरी की पूरी जमीन वापस आ जाए। दे जस्ट सेड कि वो सोशलिज्म को फेवर भी करते हैं, ना ही वो रिच है, तो इन सब की वजह से वो रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर इन फेवर ऑफ एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग, लेकिन वो कलेक्टिव तरीके से काम नहीं करना चाहते, उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हें छूट हमने दिया, जाओ कर लो अपने छोटे से हिस्सों में खेती, लेकिन तुम्हें हमारी तरफ से कोई भी सिंपैथी, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो देयर वर नो पॉलिसीज मेड इन फेवर ऑफ देम, देयर वाज नो सिंपैथी फ्रॉम द गवर्नमेंट टुवर्ड्स दीज पीपल, ठीक है। यही असर में हुआ एंड फाइनली स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स, the people who kept on criticizing, the people who kept on resisting the way that they were dealing, जो भी उनके sympathizers थे स्टालिन के, they charged them, these critics, with very very serious punishment and they were actually held responsible for conspiracy against socialism। तो अब जो है कोई भी किसी भी तरह से अगर रेजिस्ट करने की कोशिश करता था उसे बहुत सीवियरली पनिश किया जाता था, उसे बोला जाता था कि वो जो है कॉन्स्पायर कर रहा है, प्लॉट कर रहा है सोशलिज्म के अगेंस्ट, और इस चीज के अंडर उन्हें दिया जाता था सीवियर पनिशमेंट। उसके बाद आता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। बच्चा इन सारी चीजों की तरफ जो पूरी दुनिया की थी ना, बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस आ रही थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो कई सारे लोग कह रहे थे कि ये अच्छा भी है, कई सारे लोग कह रहे थे कि ये फोर्स है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे कि इस मिक्स्ड रिएक्शन का क्या हुआ, लेकिन इन जनरल हमने देखा है कि कई सारे लोग इस चीज को अडॉप्ट करके अपनी कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म करने लग गए थे, जैसे कि ब्रिटेन में भी हुआ था। अगर सोशलिज्म की स्प्रेड की बात करें, जो बोल्शेविक्स कर रहे थे, दे वर एनकरेजिंग ऑल द कॉलोनीज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। तो जो भी कोलोनाइजेशन, इस टाइम पे तो काफी कोलोनाइजेशन चल रही थी, ब्रिटेन, फ्रांस, सबने कोलोनाइज करके रखा हुआ था, ये इन सब लोगों को एडवाइस कर रहे थे जा जाकर के कि भैया आप भी सोशलिस्ट जो अप्रोच है वो ट्राई कर लो, क्योंकि कोलोनाइजेशन वाली जगह पे कैपिटलिज्म नहीं थी, तो वहां पे दीज गाइज वर नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है। In fact, they even held conferences of the people of the East in 1920. Many non-Russians participated in this. They founded the Comintern, which was an international union of pro-Bolshevik socialist parties. और अब हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक एक मेजर आउटब्रेक हो गया था सोशलिज्म का, एक ग्लोबल फेस मिल गया था सोशलिज्म को, और एक अलग ही स्टेचर, एक अलग ही स्टेटस मिल चुका था सोशलिज्म को। अगर दुनिया की बात करें, जो अगर रशिया को वो कैसे देखते थे, सोशलिस्ट कंट्री को कैसे देखते थे, तो धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया बच्चों कि ये सोशलिज्म की बात तो करते हैं, लेकिन ये ट्रू सोशलिज्म को जो है बोल्शेविक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। So they realized that socialist movement was not up to the mark in Soviet Union, how it had started and how it was really supposed to be. एक बैकवर्ड कंट्री है, उनका कहना था कि एक पिछड़ी कंट्री है जहां पे पेजेंट्स भरे हुए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर करने वाले लोग भरे हुए, पढ़े लिखे ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है, उनको अब मिल गया है बहुत सारा पावर, अब वो कर रहे हैं उसको एक्सप्लॉइट, वो ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी या इन सारी चीजों को नहीं समझ रहे हैं, या पावर दैट द पीपल शुड हैव इज नॉट बीइंग अंडरस्टूड बाय देम एंड इवन सोशलिज्म इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय देम प्रॉपर्ली, एंड दैट इज व्हाई इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजंस एंड यूज्ड रिप्रेसिव पॉलिसीज। उन्हें लगता था कि ये सारी चीजें जो रशिया ने की है उसके वो बहुत ही अगेंस्ट है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे कि उन्होंने लोगों की एसेंशियल फ्रीडम्स
छीन ली है, सेंसरशिप लगा दिया है, और बहुत जो उसकी पॉलिसीज है बहुत रिप्रेसिव, बहुत सप्रेसिव, लोगों को दबा के रखने वाली है. So by the end of 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined. वो सोशलिस्ट जरूर थी, लेकिन उनका बाहर की दुनिया में जो है इंप्रेशन काफी बुरा हो गया था. लेकिन कई सारी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैड अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म इन डिफरेंट वेज, बट जो अंदर में रहने वाले लोग थे वो अभी भी एज अ सोशलिस्ट कंट्री यूएसएसआर को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे. एंड फाइनली विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस एंटायर चैप्टर. काफी लंबा चैप्टर था, काफी ज्यादा कंटेंट, काफी सारे इवेंट्स, काफी सारे डेट्स, काफी सारे लोग, लेकिन हमने फाइनली ये चैप्टर कर लिया है फिनिश. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन. गाइज आप अगर ये चैप्टर पूरा इस वीडियो को लगाकर पढ़ोगे ना, आपको उसके ऊपर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो जरूर उमंग सीरीज देखना. उसके ऊपर से आप ये देख सकते हो, आप नोट्स को रेफर कर सकते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ शेयर होंगे. एंड डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड द सेशन. इफ यू आर हैप्पी दैट आई डिड दिस वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि अभी और भी वन शॉट सीरीज के वीडियोस आते रहेंगे. And do tell me in the comment section how did you like the video. And I will see you guys very soon with another one shot. Till then, stay home, stay safe, and take good care of yourselves, guys. Bye.